हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और हम यहाँ आज इस वीडियो में हम पूरी की पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करने वाले हैं तिथि क्रम के अनुसार। देखिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा मुझे लगता है, तो आप लोग बिल्कुल दिल थाम के बैठना, पूरी तैयारी करके पॉपकॉर्न ले लो और पूरा आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा, पूरा मध्यकालीन भारत आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है तिथि क्रम के अनुसार। और बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहीं से पूछे जाते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। हम बिल्कुल तेजी में स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। शुरुआत जैसे हम बता दें आपको, देखो यार क्या है पूरी कंडीशन के हिसाब से, अगर कंडीशन की बात करें तो पूरा जो हमारा प्राचीन इतिहास चल रहा था, आपको दिख रहा होगा प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो इतिहास हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से हम जनरली पढ़ते हैं, लेकिन है तो पाषाण काल से भी। ठीक है, सो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें वो हमारी चालू होगी कहाँ, वो होगी 2350 BC में, है ना। और हम कहाँ तक पढ़ते हैं पूरा प्राचीन भारत, हम हर्षवर्धन काल तक पढ़ते हैं। कौन सा, हर्षवर्धन काल तक। हर्षवर्धन काल मतलब हर्षवर्धन का जो समय काल है 605 AD से 647 AD तक उसका शासन काल रहा है। ये एक्सपायर 647 में हो जाएंगे, तो लगभग 2350 BC से 647 या 650 AD तक डायरेक्टली हम पूरा का पूरा, ये मान लीजिए आप 3000 सालों का इतिहास होता है प्राचीन भारत। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो स्टार्ट होता है वो इस्लाम के उदय से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, इस्लाम धर्म है उसके उदय से। जैसे ही पैगंबर साहब आए, पैगंबर साहब के साथ ही पूरा हमारा मध्यकालीन भारत, क्योंकि फिर अरबों ने आक्रमण करा भारत पे, तो वहीं से पूरा हमारा मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाएगा। कहां तक रहेगा ये औरंगजेब की मृत्यु तक रहेगा। ठीक है, क्या बता रहा हूं मैं, ये प्राचीन भारत था, मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाएगा हमारे मोहम्मद साहब से, है ना। 570 AD में उनका जन्म मान लिया जाता है। ठीक है, सो उनके जन्म से ही इस्लाम धर्म स्टार्ट होगा। और इस्लाम के बाद से अरबों ने आक्रमण करा हमारे ऊपर, अरब हमारे बगल में ही थे। ठीक है, सो अरबों ने आक्रमण करा भारत पर, और पहला आक्रमण अगर हम बात करें तो 634 AD में ही हो जाता है। तो अरबों के आक्रमण से लेके पूरा फिर दिल्ली सल्तनत के साथ साथ मुगल सल्तनत, और मुगल सल्तनत में भी हम प्री मुगल एरा पढ़ेंगे, मतलब कि बाबर से लेके औरंगजेब की मृत्यु तक। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 AD में। कहाँ होती है, 1707 AD में। और इसी के पहले आधुनिक भारत भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो अंग्रेजों के आने से आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाता। तो कुल मिला के ये मानिए कि आपको लगभग 600 AD से, और बड़े रूप में अगर हम बात करें 712 AD में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम सफल आक्रमण होता है अरबों का, वहां से स्टार्ट होके 1707 तक। ठीक है, सो एक प्रकार से 1000 सालों का पूरा जो इतिहास है संपूर्ण, वो हमें मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना होता है। तो मैं आज यहाँ पूरे 1000 साल के तिथि क्रम के अनुसार जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम हुए हैं, कहाँ क्या चीज है, कौन राजवंश रहा, क्या रहा, सारी चीजें यहाँ आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल शुरू से एंड तक। समझ में आ गई, पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया कि हम एक्चुअली इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं बड़ी तेजी में। 750 से पहले मैं यहाँ एक चीज और जोड़ देता हूँ, 712 AD में, या ईस्वी यहाँ पे लिखा जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया था और उसने सिंध पर विजय प्राप्त करी। सिंध में राजा दाहिर थे, तो सिंध पर विजय प्राप्त करके भारत में पहला सफल आक्रमण अरबों की तरफ से किसके द्वारा किया गया, मोहम्मद बिन कासिम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता अपने आप। ठीक है, उसके बाद 750, देखो हुआ कुछ ऐसा था भाई, आपको मैं बता देता हूं कि जब ही पहली बार भारत में आक्रमण होना चालू हुआ था, किसका, अरबों का। स्टार्टिंग तो शुरू हो गई थी कब की, आपकी बिल्कुल जैसे ही पैगंबर साहब का इंतकाल होता है उनके बाद, जब खलीफाज आ जाते हैं, तो खलीफाओं ने क्या करा, 636 AD में खलीफा ऑफिशियली बन जाते हैं, और खलीफाओं ने भी प्रचार प्रसार के लिए लोगों को भेजा, तो उसमें आक्रमण प्रमुखता से हुए। तो आक्रमण होना तो 636 में ही चालू हो जाता है।
634 में, बल्कि मैं आपको सच बता दूं तो, ठीक है। लेकिन वो असफल आक्रमण रहते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा था, अभी हर्षवर्धन की चर्चा करी थी, तो हर्षवर्धन 647 एडी में ही एक्सपायर हो जाते हैं भैया। 647 एक्सपी उनका उस समय का शासनकाल जो चल रहा था हर्षवर्धन का, ये ऐसा कुछ शासन था इधर। उनके जाने के बाद उत्तर भारत खाली हो गया, छुटपुट नए राजे रजवाड़े और सामंतवादी व्यवस्था यहाँ पे चालू हो जाती है। तो ये जो हर्षवर्धन के बाद का समय है, इस उत्तर भारत में 3 नए राजवंश आए। ये यहाँ पे जो है आपको मैं बता दूं, ये पूर्वी साइड यहाँ पे पाल वंश चला। क्या चला? पाल वंश, याद रखिए, बंगाल के आसपास, बंगाल बिहार वाला पाल वंश चला, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है यहां पे गुर्जर प्रतिहार, क्या नाम है? गुर्जर प्रतिहार, ये राजवंश चालू हो गया, है ना। और दक्षिण में इस जगह पे ये हो गया राष्ट्रकूट। क्या हो गया? राष्ट्रकूट वंश। तो भैया ये ही आपस में उस समय तक क्या था, दिल्ली से हटके कन्नौज राजधानी बन गई थी। ये कन्नौज है, ठीक है, कन्नौज। जयचंद भी कन्नौज का राजा हुआ करता था, अभी बहुत अच्छे से आपको पता है। तो कन्नौज ही उस समय राजधानी बन गई थी। तो सारे के सारे राजे महाराजे कन्नौज को जीतने में लगे थे, और इसी कारण ये तीनों, एक तो गुर्जर प्रतिहार हो गए, दूसरे राष्ट्रकूट हो गए, और ये पाल हो गए, ये तीनों आपस में त्रिपक्षीय युद्ध इनका चल रहा था। किनका? इन तीनों का। और ये त्रिपक्षीय युद्ध 300 सालों तक चलता रहा। 300 सालों तक केवल कन्नौज की गद्दी के लिए। कभी कोई जीतता, कभी कोई जीतता, कभी कोई जीतता, ऐसे पूरा माहौल रहा। लेकिन इनकी अच्छाई क्या थी? ये आपस में तो लड़ रहे हैं, ये बुराई है, ये अच्छाई नहीं है। लेकिन जब भी कोई बाहरी व्यक्ति आक्रमण करता भारत पे आ रहा था, तो ये मिलके फोड़ते थे उसको, बाहरी व्यक्ति को। खूब कुटाई हुई है ना, समझ पा रहे? तो जब जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम आया, 712 में जीता, और उसके बाद ये लोग फिर इकट्ठे होने चालू हुए, और फिर 300 सालों तक, लगभग 1000 एडी के आसपास तक, 300 सालों तक, ईसवी बोलते हैं, है ना। तो 300 सालों तक ये लोग आपस में इधर तो लड़ रहे थे, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति आता था तो मिलजुल के सामना कर लेते थे। तो कोई बाहरी व्यक्ति आक्रमणकारी नहीं आ पाया 300 सालों तक। फिर उसके बाद आना चालू हुआ, तो गजनी आया, गजनबी जिसको कहते हैं, महमूद गजनबी या गजनी, ठीक है, वो आया। फिर गौरी आया, तो फिर तो सारी चीजें कंटिन्यूटी ही चालू हो गई थी। तो अभी हम 300 सालों में इन सारी चीजों को देखने वाले, मतलब लगभग 550 से लेके 1000 ईस्वी तक क्या चलेगा आपका? यही राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, इनकी लड़ाई झगड़े यही चल रहा है। कौन कौन से राजे महाराजे आए, गोपाल, धर्मपाल, श्रीपाल, सारे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। दंती दुर्ग और भी सब यही मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। अब देखो 750 में पाल वंश की स्थापना हो गई। पाल वंश मैंने बताया ना, बंगाल वाला, ठीक है। पाल वंश की स्थापना, और गोपाल इसके संस्थापक हैं भैया, गोपाल प्रथम। बहुत कई बार पूछ लिया जाता कि गोपाल प्रथम या फिर पाल वंश के संस्थापक कौन थे, सो ये गोपाल है। फिर 753 में 3 साल बाद बरार मतलब महाराष्ट्र वाला इलाका, सुना है ना, बरार, विदर्भ, नाम सुना होगा। तो बरार वाला जो इलाका है, नागपुर के नीचे के आस पड़ोस वाला इलाका, बरार में दंती दुर्ग, ये व्यक्ति का नाम है, उनके नेतृत्व में राष्ट्रकूट, हमने बताया था दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश चल रहा है। दक्षिण प्रॉपर नहीं, महाराष्ट्र वाला इलाका है, ठीक है। सो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई, राज्य की स्थापना हो जाती है। इसी के समय 557 ईस्वी, 4 साल बाद की बात, बादामी के चालुक्य वंश का अंत कर दिया किसने? राष्ट्रकूटों द्वारा। कीर्ति वर्मन द्वितीय को पराजित किया गया। बादामी के चालुक्य जो नरेश थे, कीर्ति वर्मन द्वितीय थे, राष्ट्रकूटों के द्वारा, मतलब दंती दुर्ग के द्वारा ही किसको खत्म कर दिया गया? कीर्ति वर्मन द्वितीय को। और इसके साथ ही चालुक्य वंश समाप्त हो जाए। चालुक्य वंश उस समय दंती दुर्ग जो है ना, या राष्ट्रकूट वंश, उनके परवर्ती हैं, परवर्ती नहीं, पूर्ववर्ती, पहले वाले हैं, वही शासन कर रहे थे। उनको हरा के, उनको खत्म करके खुद आ गए, ठीक है। चलिए 758 में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, ये भैया दंती दुर्ग एक्सपायर हो जाते हैं, उनके बेटे कृष्ण प्रथम राज्याभिषेक होता है, वो राजा बन जाते हैं 1 साल बाद ही। 60 में भैया प्रतिहार शासक, अब 60 में प्रतिहार वंश, हम देख रहे हैं पूर्व पश्चिम वाला, उत्तर पश्चिम, प्रतिहार शासक कुक्कुल का उज्जैन में सिंहासन अवरोहण हुआ। उज्जैन हमारा मध्य प्रदेश वाला जो शासन है, तो मध्य प्रदेश में किसका शासन? प्रतिहार शासन चल गया। तो पाल हो गया 750 में,
760 में क्या हो गया, प्रतिहार हो गया, और 753 में बात करें तो राष्ट्रकूट वंश चालू हो गया। तो यही तीनों अब आपस में लड़ने वाले हैं, त्रिपक्षीय युद्ध इनका चलेगा, त्रिपार्टी स्ट्रगल कहते हैं, 300 सालों तक बस आपस में लड़ाई झगड़ा, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भाई ना कोई सत्ता हत्या पाया, प्रॉस्पेरिटी तो गई, है ना, लड़ाई झगड़े करने में निकल गए। ठीक है, चलिए 770 में आयुध वंश की कन्नौज में, कन्नौज वही जगह है जिसके लिए अभी लड़ाई होने वाली, कन्नौज में वज्रायुध ने स्थापना कर दी, एक नया वंश बना दिया आयुध ने। कब, 770 में। भाई एक्सपायर हो चुके थे हर्षवर्धन, और उसके बाद हर्षवर्धन के भी हुबिस्क, वशिष्ठ और ये सारे लोग आए हैं उनके एक प्रकार से जो उत्तराधिकारी हैं वो, और वासुदेव वगैरह अंतिम शासक है वर्धन डायनेस्टी का। तो उन सबको खत्म करके अब कन्नौज कमजोर हो गया था, खत्म हो गया था, तो आयुध वंश की स्थापना हो जाती। किसने कर दी, वज्रायुध ने। ठीक, अब भैया 770 से 810 मतलब 40 साल पाल शासक धर्मपाल का शासन रहा। कहां पे, 770 में ही अभी हमने देखा, 760 में यहाँ पे प्रतिहार वंश आया, और 750 में पाल वंश चालू हुआ। तो 20 साल तक किसने, गोपाल ने शासन किया, ऐसा बोल सकते हैं। फिर उसके बाद इनके बेटे कौन आ गए, धर्मपाल। और धर्मपाल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धर्मपाल ही ऐसे व्यक्ति हैं, पाल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में इनका नाम आता है भैया। ठीक है, धर्मपाल। 778 ईस्वी, 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा कुबलय माला ये रचना करी गई हुई है, साहित्य है, ग्रंथ है, किसके द्वारा, उद्योतन सूरी। ठीक है, जिन प्रभु सूरी, ये मैं आपको बता दूं ये जैन गुरु रहे, विद्वान रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अभी 700 कहां तक पहुंचे हैं हम, 78 तक, है ना, 778। 779 से 793 की बात करें तो राष्ट्रकूट के शासक जो है ध्रुव का शासन काला जाता है। दंती दुर्ग गए, दंती दुर्ग के बाद कृष्णा प्रथम के बाद ध्रुव। ये नाम आप देखो, जैसे ध्रुव तारा चमकता है वैसे ये शासक भी राष्ट्रकूट वंश का एक प्रकार से ध्रुव तारे के समान ही शासक था, चमकता हुआ सितारा, अपने आप में बड़ा नाम था। ठीक है, 83 से 95 अब राष्ट्रकूट है, प्रतिहार शासक वत्सराज, ये भी भैया अपने आप में बड़े हुए हैं, तो इनकी भवर लड़ाइयां हुई हैं, अभी करवाएंगे अपन। ठीक है, सो वत्सराज का शासनकाल, इधर प्रतिहार नरेश वत्सराज हो जाएंगे। फिर भैया कौन, 785 में ही उत्तर भारत में त्रिकोणीय संघर्ष अब प्रारंभ हो जाएगा। क्यों, सब जब बराबरी की, देखो यार कोई भी छोटा बड़ा होगा तो लड़ाई नहीं होती, लड़ाई होती है दो बराबरी के लोगों। अब दो नहीं थे, इधर 3 बराबरी के लोग हो गए थे, तो इन बराबरी के चक्कर में क्या हो रहा था भाई, आपस में लड़ाई, कभी ये जीत रहे हैं दूसरे हार रहे हैं, एक एक्सपायर हो गया, उनका लड़का आया वो मारेंगे, बदला लूंगा मैं तो पापा का, चाचा का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा उत्तराधिकारी जो भी है वो, है ना। सो यही चलते आ रहा है, अभी देख लेंगे। चलो भैया, उत्तराधिकार में फिर 785 में जैसे ये त्रिकोणीय युद्ध चालू हो जाता है, संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। 786 ईस्वी राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने प्रतिहार शासक वत्सराज को क्या कर दिया भैया, पराजित कर दिया। ये ध्रुव दिख रहे हैं, वत्सराज को इनने फोड़ दिया। मैंने कहा था ध्रुव तारे जैसे चमकने वाला व्यक्ति है ध्रुव, नाम भी वैसे ही है। तो भैया इनने हरा दिया राष्ट्रकूट शासक ने। और 788 ईस्वी में अद्वैतवादी दार्शनिक एवं महान संत, आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, शंकराचार्य का नाम सभी ने सुना होगा। सो शंकराचार्य ये अद्वैतवादी दार्शनिक, साथ ही साथ बहुत बड़े संत रहे हैं। कौन, संत शंकराचार्य। ये अपने आप में एक नाम है। शंकराचार्य ने मठों की स्थापना करवाई है, चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित करे हुए हैं। साथ ही साथ इन्होंने वैदिक धर्म को या ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म को कह लें तो एक बार फिर से बाकी के धर्मों में और सर्वश्रेष्ठ बनाया। ठीक है, सो शंकराचार्य का केरल में जगह का नाम है कलाड़ी गांव। क्या नाम है, कलाड़ी गांव में इनका जन्म हो जाएगा। कब, 788 ईस्वी, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। 793 ईस्वी में भैया अभी चल रहा है, राष्ट्रकूट शासक गोविंद आ गए। देखो भैया, प्रतिहार शासक को हरा दिया था राष्ट्रकूट ध्रुव ने। ध्रुव के जाने के बाद 93 में कौन आ गए, गोविंद तृतीय आ गए। और महाराष्ट्र दक्कन में उन्होंने शासन, महाराष्ट्र दक्कन मतलब वो पूरा शासन चालू कर दिया। 795 में पश्चिम भारत में नागभट्ट द्वितीय का शासन। पश्चिम भारत मतलब नागभट्ट द्वितीय, प्रतिहार वत्सराज एक्सपायर हो जाएंगे 95 में, तो उनकी जगह कौन आ जाएगा, नागभट्ट द्वितीय। अब ये नागभट्ट इधर शक्तिशाली है, यहाँ पे गोविंद तृतीय ठीक ठाक है, नागभट्ट है शक्तिशाली, नागभट्ट गोविंद को फोड़ेंगे, ऐसे ही होगा। चलो देखेंगे अभी। 810 ईस्वी में कश्मीर में अवंती बर्मन ने उत्पल वंश की स्थापना कर दी भैया। और कश्मीर में
कारकोट वंश का पतन कर दिया। इनने खत्म करा उत्पल वंश, अवंती वर्मन ने कारकोट वंश के शासक को हरा के खुद का नया उत्पल वंश स्टार्ट कर दिया। कब? 810 ईस्वी। अभी धीरे धीरे जाओगे तो यही तो कश्मीर का वादियों का वर्णन राज तरंगणी में मिलने वाला है। चलो बढ़ेंगे आगे, सारा आपको मिलेगा यहीं पे। नेक्स्ट 814 ईस्वी 814 ईस्वी की अगर बात करें तो राष्ट्रकूट शासक जो हैं अमोघ वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं, अपने आप में इनका नाम है। इनका शासनकाल चालू हुआ 814 में अमोघ वर्ष का। अमोघ वर्ष ने क्या करा, अभी देखो चेंज होगा, यहाँ भी बंगाल में जो पाल शासक हैं वो धर्मपाल की जगह कौन आ गए? देवपाल आ गए शासन करने। अब धर्म की जगह देव आ गए तो देवपाल। इसी समय एक बहुत इंपॉर्टेंट अरबी यात्री हैं सुलेमान। हमने एक वीडियो बनाई थी साहित्यकारों की, उसमें आप देखिएगा कि भाई अरबी जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं या यात्री हैं, उनमें एक सुलेमान बहुत बड़े लेखक हैं। तो उन लेखक ने क्या करा, इसी समय भारत की यात्रा भी करी थी 815 ईस्वी। चलिए 820 में शंकराचार्य, अभी हमने देखा था 788 में जन्म देखा था ना भैया शंकराचार्य का। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलाड़ी ग्राम में हुआ था और 820 में मतलब 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य का निधन हो जाता है। 833 की बात करें तो प्रतिहार शासक इधर रामभद्र हो जाएंगे भैया, प्रतिहार शासक रामभद्र हो जाएंगे। 836 में मेहर भोज, ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक राजा भोज, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ऐसा बोला जाता है। तो वो कुछ कॉन्सेप्ट, ये मेहर भोज ये प्रतिहार राजा है और इनका बहुत नाम है। एक परिहार रहा, परमार बोलते हैं उनको, परमार वंश के भी शासक रहे हैं भोपाल में, जिनका आपने देखा होगा राजा भोज की नगरी भोपाल। तो वो परमार नरेश थे, ये प्रतिहार नरेश है। ठीक है, प्रतिहार शासक भी उस समय मालवा अलवा और गुजरात और पश्चिम में चल रहा था। ठीक है, तो वो शासक है मेहर भोज, ये बहुत पहले आए हुए हैं। इनका राज्याभिषेक 836 ईस्वी में हो जाता है और मेहर भोज ही बड़े शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने प्रतिहार वंश को या प्रतिहार साम्राज्य को अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचाया, मतलब बिल्कुल ऊपरी शिखर पर पहुंचा दिया। किसने? मेहर भोज ने। इन्होंने ही कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब कन्नौज की लड़ाई चल रही थी तो कन्नौज पर अधिकार किया। 843 ईस्वी यहाँ पे मेहर भोज ने राजपुताना, मतलब पूरे राजस्थान के आसपास का जो राजपुताना क्षेत्र है वहां पे भी विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। 855 से 860 यहाँ पे बंगाल में पाल वंश चल रहा था, तो पाल वंश में यहाँ पे अब कौन आ गए भैया? आपके देवपाल के बाद विग्रहपाल आ गए। कौन आ गए भैया? विग्रहपाल। 860 से 915 यहाँ पे नारायण पाल का शासन रहा और ये भी कहीं ना कहीं अच्छे शासक थे हैं पाल वंश में, इनका भी पर्याप्त नाम है और लंबा शासनकाल इन्होंने करा हुआ, नारायण पाल। ठीक है, नारायण। तो नारायण पाल के बाद 915 से अब यहाँ पे 871 से 907 आदित्य प्रथम। यार ये व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ चोल शासन की बात चल रही है। चोल शासन की हम बात करें तो भारत में ये वाला जो पोर्शन है, साउथ वाला ये जो पोर्शन है, ये पूरा यहाँ 3 वंश चल रहे थे। एक तो ये आपका पूरा चोल साम्राज्य चलेगा, यहाँ पे पांड्य चलेगा। क्या चलेगा? पांड्य वंश। और चेर चलता था थोड़ा सा आस पड़ोस में, ये चोल नीचे वाला है, चेर इधर वाला है। ठीक है, सो ये 3 राजवंश चले हैं। चोल ने अपना पूरा साम्राज्य फैला दिया दक्षिण भारत में और ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे दक्षिण भारत के लिए। ठीक है, सो यहाँ आ जाएंगे कौन भाई? आदित्य प्रथम। 871 से 907, मतलब अगर सीधे टर्म में बात करी जाए तो 36 सालों का शासन रहा है आदित्य प्रथम का चोल साम्राज्य। 879 में नेपाल के नेवाड़ी संवत का आरंभ हुआ। नेपाल के निवाड़ी संवत का आरंभ हो जाता है। 880 में दो काम है भैया। राष्ट्रकूट जो राजा थे अमोघ वर्ष, जो मैंने कहा था कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपने देखा भी होगा। अमोघ वर्ष का शासनकाल कब हुआ? 814 ईस्वी में। कब? 814 ईस्वी में और 880 ईस्वी में। भाई साहब समझ रहे हो ना आप, लगभग 60 सालों का शासन, ज्यादा ही है। तो इनकी मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु के कारण क्या है भाई? समस्याएं होंगी अब फिर कहीं ना कहीं राष्ट्रकूट में। इसके अलावा यहाँ पे इनके कृष्ण द्वितीय बेटी का अब राज्याभिषेक हो जाएगा। ठीक है, चलो दोनों चीजें हो गई साथ में। 885 से 902 ईस्वी में कश्मीर में जो उत्पल वंश चल रहा था ना, कारकोट वंश को खत्म कर दिया था। उत्पल वंश के शासक शंकर वर्मन आ गए हैं। ठीक है, शंकर वर्मन
आ गए हैं। इसी के साथ ही 889 ईस्वी में मिहिर भोज की भी मृत्यु हो जाती है, प्रतिहार शासक। अब यहां भी समस्या होने वाली, कन्नौज पे विजय पाई थी, बड़े ही पराक्रमी साहसी पुरुष, पुरुष क्या मतलब राजा ही थे। 889 की बात चल रही है। देखो भैया कब आए थे हमारे मिहिर भोज यहाँ पे मिहिर भोज 836 में आ गए थे, ठीक है। सो 836 से 889 लगभग 60 साल। तो यहाँ पे दंती दुर्ग मतलब मिहिर भोज हो गए, और यहाँ जो अपने अमोघ वर्ष थे ये पराक्रमी थे बराबर। और उस समय नारायण पाल भी चल रहे थे, कहाँ पे, पाल वंश में। तो तीनों अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे। लेकिन साउथ में क्या हो रहा था, चोल वंश का भी चल रहा था, पल्लव वंश नहीं, चालुक्य वंश चल रहा था। तो उनमें भी अभी लड़ाई झगड़े होंगे, सारी चीजें होंगे। चलो आगे देखेंगे। 890 से 910, 890-910 मतलब 20 सालों की बात चल रही है। परिहार वंश के शासक महेंद्रपाल का शासनकाल यहाँ 20 वर्षों का चलेगा, ठीक है। इसके बाद 892 से 918 यहाँ बेंगी के चालुक्य, चालुक्य आ जाएगा। पल्लव तो खत्म, चालुक्य वंश है। चालुक्य शासक जो है भीम प्रथम यहाँ शासन करने लगेंगे, बेंगी के, फिर कल्याणी के, बातापी के भी होंगे, ठीक है। सो ये अब राष्ट्रकूटों से लड़ाई करेंगे, और राष्ट्रकूट अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे चल रहे हैं। तो राष्ट्रकूट खत्म, अब यहाँ चालुक्य आ जाएंगे, चोल चालुक्य यही चलेंगे अब, ठीक है। चलो देखते हैं साउथ में क्या होगा। 897 897 ईस्वी में चोल साम्राज्य में आदित्य प्रथम ने क्या कर दिया था। देखो भैया ये आदित्य प्रथम 871 से 907 चल रहे हैं, इसी समय की बात चल रही है। 897 में चोल के शासक जो है आदित्य प्रथम ने पल्लव वंश का अंत कर दिया। ये पल्लव है ना, चालुक्य नहीं, पल्लव वंश चल रहा था, उनको खत्म कर दिया। अब भाई चोल के बाद पल्लव का साम्राज्य ने ले लिया चोलों ने, और दंती दुर्ग वाला जो अभी राष्ट्रकूट चल रहा है वो कौन ले लेगा, चालुक्य ले लेंगे। तो चोल और चालुक्य, अब इनकी लड़ाइयां होने वाली, अभी देखेंगे आगे। चलिए 908 में प्रतिहार शासक महेंद्रपाल। ये देखो महेंद्रपाल 890 में, तो 908 में इन्होंने मगध भी जीत लिया भैया, मगध तक पहुंच गए। कौन है ये, प्रतिहार, समझ रहे हो ना, पश्चिम में थे ये। उज्जैन में शुरुआत करी थी, उज्जैन से मालवा गुजरात जीत के, ऊपर पूरा पंजाब तक का प्रदेश जीत के, दिल्ली जीत के, कन्नौज जीत के, अब और आगे बिहार पहुंच गए। उत्तर प्रदेश तो ठीक है, बिहार में मगध पटना तक पहुंच गए, ठीक है। सो मगध तक इन्होंने जीत लिया भैया। तो बहुत तेजी से प्रतिहार शासन चल रहा था। अब प्रतिहार शासन ही तो अभी चेंज होने वाला है इसी समय। चलिए 914 में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय, अभी बनवाए थे ना कृष्ण द्वितीय, ये जो थे राज्यारोहण, अमोघ वर्ष की मृत्यु के बाद कृष्ण द्वितीय बने। कृष्ण द्वितीय की मृत्यु हो जाएगी 914 ईस्वी में, मतलब 34 सालों का शासन, अच्छा शासन कर लिया। अब इनके बाद तो फिर राष्ट्रकूट शासन धीरे धीरे बस पतन की ओर हो। चलो देख लेते हैं। 914 से 922 राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय का शासनकाल रहा, ज्यादा शासन ये कर नहीं पाएंगे। 914 से 946 प्रतिहार शासक महीपाल प्रथम, महेंद्रपाल के बाद महीपाल प्रथम आ जाएंगे। 915 से 16 बगदाद के यात्री अल मसूदी, ये यार बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, बगदाद से यात्री घूमने आए थे अल मसूदी, इन्होंने गुजरात की यात्रा करी थी। तो ये पूछ लिया जाता है कि अल मसूदी कहाँ के थे, बगदाद से आए थे, है ना, बगदाद। अला वो देखा है क्या आपने, अगर देखा हो तो मुझे लगता है वो आता था ना जीनी वाला, अलादीन और 40 चोर, बगदाद का ही किस्सा है वो पूरा, है ना, अरेबियन नाइट्स। चलो 916 ईस्वी में भैया राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय, अब ये इंद्र तृतीय जो अभी राजा बने थे, तो 2 साल बाद ही उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। क्यों, क्योंकि भैया महिपाल शासक, प्रतिहार शासक जो महेंद्रपाल देव खत्म हो गए, महिपाल बचे। महिपाल कमजोर शासक हैं, ज्यादा इनका भी शासन चल तो रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बचा नहीं पाते, बहुत भंवर अटैक होना चालू हो जाते, कन्नौज। तो ये अब राष्ट्रकूट शासक ऐसा करेंगे, लेकिन इनकी भी जल्दी मृत्यु हो जाती है। चलो छोड़ो। 929 राष्ट्रकूट शासक कौन आ जाएंगे भैया, इंद्र तृतीय के बाद अब कृष्ण तृतीय आ जाएंगे, चलेगा ये तो, ठीक है। चलो 929 से 935 में बेंगी के चालुक्य जो थे, उनके युद्धमल द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के प्रभाव में शासन संभाल लिया। अब चालुक्य जो है राष्ट्रकूटों के साथ मिलेंगे, अब राष्ट्रकूट खत्म करेंगे धीरे धीरे। किसको, मतलब चालुक्य खत्म करेंगे किसको, राष्ट्रकूटों को। तो अभी देखते हैं 935 से 946 बेंगी के चालुक्य राज भीम ने उनके नेतृत्व में चालुक्य वंश का फिर से उत्कर्ष किया, और इसी के साथ उत्कर्ष के साथ ही खत्म होगा क्या, दंती दुर्ग, अभी दंती दुर्ग नहीं, सॉरी, राष्ट्रकूट। 942 ईस्वी गुजरात के चालुक्य वंश, ये चालुक्य वंश चल रहा है,
मूलराज प्रथम ने स्थापना कर दी। चालुक्य वंश की एक अलग शाखा डाल दी, बेंगी से गुजरात में चालुक्य वंश पहुंच गया। सोलंकी वंश भी इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। ये सोलंकी वंश भी है, सोलंकी वंश, ठीक है। सो सोलंकी वंश भी यही है गुजरात वाला, इसको सोलंकी वंश बोलते हैं। मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप देखो 942 है और इसी समय अभी आगे आएंगे भीम प्रथम, है ना। तो भीमसेन प्रथम के समय में अब गजनी अटैक करेगा और सोमनाथ के मंदिर, तब इनका ही शासन था, मूलराज का तो नहीं, लेकिन किसका? भीम का। तो अभी देखेंगे, मिलेगा सारी चीजें। यहाँ सोलंकी वंश एस्टैब्लिश कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। यहाँ पे 946 ईस्वी में ही बेंगी के जो चालुक्य शासक थे अम्म द्वितीय यहाँ पे अब शासक बन गए कृष्ण तृतीय के बाद, ठीक है। चलो 950 से 1003, 950 से 1003 मतलब 53 साल। यहाँ पे रानी दिद्दा का, भैया इंपॉर्टेंट है, याद रखो, रानी दिद्दा ने शासन किया है कश्मीर पे। अब हम तो जो कह देते हैं वो कि पहली सुल्ताना जो थी, महिला सुल्तान, वो कौन थी? रजिया, जो गुंडों में फंस गई थी। कब था उसका शासन? 1242 ना, नहीं भैया, 1236 से 1240 एडी, 4 साल रजिया ने शासन किया है। और ये 900 में ही कर रही है भैया, 950 से 1003। क्या नाम है? रानी दिद्दा, ठीक है। तो रानी दिद्दा ने पहले शासन किया हुआ है, रजिया ने नहीं। रजिया ने हाँ दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान है, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन इकलौती महिला सुल्ताना नहीं रही है, यार शासिका नहीं रही। रानी दिद्दा बहुत पहले ही भी बन चुकी थी शासिका, और अच्छा खासा शासन चला है। आप देखो ना, 53 साल कम होता है क्या अपने आप में? 53 साल तो अकबर ने शासन नहीं किया, ठीक है। चलो 954 ईस्वी में चंदेल वंश। अब भैया चंदेल वंश यहाँ से थोड़ी सी तेजी पकड़ेगा, तो पहले से गया था, एस्टैब्लिश भी हो गया था, है ना। लेकिन चंदेल शासक धंग ये यहाँ पे शासन बनेंगे। तो अभी क्या होगा कि अब यहाँ जो प्रतिहार वाला माहौल है वो कमजोर होंगे, इनसे ही शाखाएं टूटने लगेंगी। सोलंकी वंश निकल रहा है, और क्या निकल रहा है यहाँ पे? चंदेल वंश वगैरह भी, ये सभी आते जाएंगे, है ना। सो चंदेल शासक धंग, ये धंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। क्यों? इन्होंने बहुत सारी खजुराहो के मंदिर, आपने सुना होगा, शुरुआत यही करेंगे, ठीक है। चलो देखें, 955 में चोल शासक परांतक प्रथम, इनकी मृत्यु हो जाती है। परांतक अपने प्रताप से बोल सकते हैं बहुत ज्यादा कीर्ति अर्जित करी है परांतक प्रथम ने, लेकिन वो एक्सपायर हो गया। चलिए ठीक है, तो उनकी जगह कोई ना कोई आएगा। तो यहाँ 955 से 985 यानी 30 सालों के लिए ये खराब समय रहता है किसका? चोल साम्राज्य का पतन होगा धीरे 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 धीरे। अब लेकिन फिर थोड़ी देर में फिर सपेरा आएगा, चमकेगा सितारा। तो देखते हैं 962 ईस्वी में अब भैया यहां से कहानी शुरू होती है। अलप्तगीन की अगर हम बात करें तो गजनी जगह का नाम है, जो कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है भाई, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। तो ये तो भारत था, ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ये कहलाता था गजनी। क्या कहलाता था? गजनी। अब गजनी के अंदर ही एक छोटी सल्तनत हुआ करती थी, गौर, ठीक है। सो पहले वो गौर जो सल्तनत थी वो गजनी के अंदर हुआ करती थी, फिर बाद में गौर वाले लोग ही गजनी को जीत लेते हैं। सो क्या हो जाता है? वो इसी के अंदर आ जाती। तो इनिशियली गजनी जो था वो स्वतंत्र शासन एस्टैब्लिश करा था किसने? अलप्तगीन ने। अलप्तगीन या अल्पतगीन बोलते हैं। अलप्तगीन के बाद भी थोड़ी लड़ाई झगड़ा, एक दो लोग रहते हैं बीच में, फिर सुबुक्तगीन बनते हैं यहाँ पे शासक। कौन बनते हैं? सुबुक्तगीन। ये कई बार इसको गुलाम बोल दिया जाता है, कई बार दामाद बोल दिया जाता है, कई बार बेटा बोल दिया जाता है, अलप्तगीन से रिलेटेड। सुबुक्तगीन का फिर बेटा दामाद दोनों चीजें बोली जाती, कई बार मतलब भतीजा बोला जाता है। ये कौन होगा? महमूद, ठीक है। सो महमूद गजनी या गौरी जो है ये आक्रमण करेगा भारत। तो ये पूरा सिलसिला अभी चालू है। तो ये आप देखोगे, क्या देखोगे कि भैया 962 में ये स्टैब्लिश हो रहा है अलप्तगीन के द्वारा। इनने स्वतंत्र तुर्की राज्य की स्थापना कर दी। किसने? अलप्तगीन ने। अलप्तगीन के बाद फिर सुबुक्तगीन और महमूद। ये याद रखना कहानी, ताकि आपको क्लासेस ना हो चीजों में। चलिए 972 ईस्वी मालवा में प्रथम स्वतंत्र शासक सियक द्वितीय की मृत्यु हो गई। सियक द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति विशेष था। चलो ठीक है। 974 से 995 ईस्वी मालवा के श्रेष्ठतम शासक मुंज। अब यहाँ पे परमार वंश चालू हो गया भैया, याद रखना मालवा में। तो सियक द्वितीय ये परमार वंश के ही हैं, और यहाँ पे मुंज परमार शासक जो है इनका शासनकाल चालू हो जाता है, ठीक है। किसका? मुंज का। 975 ईस्वी
के आसपास की बात चल रही है। परिमल गुप्त द्वारा नव साहसांक चरितम ये साहित्य की रचना करी हुई थी। ठीक है, 977 ईस्वी में। अब भैया क्या होगा, ये देखो 962 के बाद 977 हो जाएगा, याद रखना इसको। 962 में अलप्तगीन जो आप देख रहे थे, इन्होंने गजनी की तुर्की वंश की स्थापना करी थी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। गजनी में स्वतंत्र गजनवी वंश की स्थापना कौन कर देगा? सुबुक्तगीन। तुर्की के बाद किसकी? गजनवी वंश की, सुबुक्तगीन कर देगा। अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन। ये भी कई बार मैं वही बता रहा हूँ कि कुछ बोलते हैं कि गुलाम थे, कुछ बोलते हैं कि दामाद थे, कुछ बोलते हैं कि मतलब भतीजे थे, तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग नाम देता है। ठीक है, खैर अपने को तो ज़्यादा उससे मतलब नहीं। क्योंकि सुबुक्तगीन ने क्या कोशिश करी थी भारत पे आक्रमण करने की, और ये कुटे थे, भंवर कुटे थे, इनको कूट दिया गया था, तो इनकी बेइज्जती हो गई थी और इसी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती। मनी मन में इनको लगता है कि यार अब तो हार गए, तो इनको टैम बोल जाते हैं। और इनके बेटे को ये बुरी लग जाती कि यार ये हराया तो हराया कैसे, तो बेटा या फिर दामाद बोल लो या भतीजा बोल लो, वही गजनी की बात कर रहे हैं। सो वो फिर अटैक पे अटैक करना स्टार्ट कर देते। चलो देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 938, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 983 श्रवण बेलगोला आपने नाम सुना होगा, कर्नाटका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटका या कर्नाटक आज का। सो कर्नाटक के बेलगांव में, कहाँ जगह है? बेलगांव में ये बेलगोला, श्रवण बेलगोला कहलाता है, जगह का नाम है। उधर पे गंग राज्य चलता था। गंग राज्य के जो मंत्री थे चामुंड राय, उनका नाम है चामुंड राय, जैन मतावलंबी थे, जैन मत को मानते थे। उनके द्वारा गोमतेश्वर की 561 है ना फीट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया। भैया पूरा पहाड़ काट के उन्होंने प्रतिमा बनवा दी थी बाहुबली की, है ना। सो कुछ समय तक तो वो सबसे बड़ी मूर्ति कहलाती थी भारत की। अभी तो फिलहाल पटेल साहब की मूर्ति सबसे बड़ी हो गई है, लेकिन उससे पहले तक यही मूर्ति भारत की सबसे ऊंची मूर्तियों की श्रेणी में आती थी। श्रवण बेलगोला, बाहुबली की मूर्ति किसने? गंगराज के मंत्री चामुंड राय ने ये बनवाई थी। ठीक है, चलो 985 से 1014 ईस्वी। 985 से 1014 चोल वंश के शासक जो हैं राजराज। भैया राजराज ये राजा हैं, राज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं चोल वंश के, क्योंकि इनने पुनरुत्थान के साथ साथ भव्य कार्य भी करवाए, मंदिर अंदर बहुत बनवाए, तो इनका बहुत नाम आता है राजराज, राज्य करने के लिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं। 986 में गजनी के सुबुक्तगीन द्वारा भारत पर पहले बार कोशिश की गई आक्रमण करने की। ठीक है, 977 में ये भैया बन गए थे। 977 में इन्होंने क्या करा? गजनी वंश की स्टैब्लिशमेंट कर दी। अब इसके बाद से इनकी इच्छा होने लगी। सो 986 मतलब अगर हम बात करें तो लगभग 9 साल बाद इन्होंने पहली बार कोशिश करी भारत आक्रमण की, और भंवर कुटे मतलब दम से कुटे, वापस आ गए, हार गए, अब क्या कर सकते हैं। 990 से 1018 प्रतिहार नरेश अब राज्यपाल हो गए, उनका शासन आ गया था। 990 में सोमदेव सूरी ये लेखक हैं, ठीक है, विद्वान हैं। सोमदेव सूरी नीति वाक्यम की रचना की हुई है। नीति वाक्यम वाक्य, नीति के क्या वाक्य हो सकते हैं उसके हिसाब से संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, 995 ईस्वी में सिंधुराज परमार वंश जो चल रहा है मालवा में, अब परमार वंश चालू हो गया, है ना। सो सिंधुराज परमार का राज्याभिषेक यहाँ पे हो जाता है। सिंधुराज के बाद अब आएंगे कौन? भोज। ठीक है, चलो देखेंगे। 997 में फिर से कोशिश की गई सुबुक्तगीन के द्वारा, और ये कुटने के बाद इनको इतना मनी मन ऐसा लग गया कि हम हार गए सारे, तो इनकी मृत्यु हो जाती। और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो अब फिर क्या होगा? कोई और शासक बनेगा ना। सो 998 ईस्वी में गजनवी में महमूद गजनवी का राज्याभिषेक हो जाता है, और यही वो व्यक्ति है जो भारत पे 17 बार आक्रमण करेगा। भाई कितनी बार? 17 बार आक्रमण करेगा और भंवर लूटमार मचाएगा, खूब पैसा अर्जित करेगा, और यही सोमनाथ मंदिर को भी तोड़ेगा, और मंदिर में जो शिवलिंग रखा था उसको तोड़कर वहां पे गजनी में मस्जिद की सीढ़ियों पर लगवा देता। तो भैया फिर ऐसा बोलते हैं कि ऐसा करने के बाद से ये कभी चैन से जी तो पाया नहीं, इसकी तबीयत भी खराब होने लगी, बहुत सारी चीज़ें हुई, और बाद में वो मर भी जाता है इसी कारण से। ठीक है, सो वो क्या है, कैसी चीज़ें हैं, ये अलग चीज़ है। ठीक है, 999 ईस्वी महमूद गजनी ने खलीफा से भारत पर प्रतिवर्ष आक्रमण करने की प्रतिज्ञा कर ली। खलीफा के पास पहुंचे महमूद गजनी के, बोले अब आज ना छोड़ूंगा। किसको? आज ना मतलब अब नहीं छोड़ूंगा, हर साल मैं एक ना एक आक्रमण तो करूंगा भारत।
खलीफा से ऐसी प्रतिज्ञा ले ली कि आई प्लीज टू यू, ठीक है, शपथ लेता हूं मैं कि ऐसा करूंगा। लेकिन ठीक है, करते। तो नेक्स्ट ईयर इनने फिर आक्रमण करा पहला, और पहला आक्रमण करा तो पंजाब के आसपास वाले प्रदेशों पर इन्होंने ये आक्रमण करा लूटपाट करी। बता देते हैं यहाँ पे फिर हिंदू शाही वंश चल रहा था आपका, हिंदू शाही दोनों बोले जाते हैं। हिंदू शाही वंश चल रहा था कहाँ, पंजाब के आसपास वही। और जो थे आनंदपाल जो थे पहले शासक हुआ कर रहे थे उस समय जब सुबुक्तगीन थे। तो सुबुक्तगीन को हराया इनने था। अच्छा, इनने अकेले नहीं हराया था, तो बहुत सिंपल सी बात थी, उस समय के राजे महाराजे आपस में तो लड़ रहे थे, लेकिन विदेशी लोग अगर कोई अटैक करता था तो मिलके इनने एक पूरा का पूरा ग्रुप संगठन बना के रखा था, जिसमें पूरे के पूरे प्रतिहार, पाल, परमार सभी लोग मिलके सपोर्ट करते थे बाहरी आक्रमण से। सारे राजाओं का ये इन्होंने ग्रुप बना के रखा था, संगठन बना था, संघ बना हुआ था, ठीक है। सो भैया आते हैं, आनंदपाल को पता चल ही जाता है कि आ रहे हैं अटैक करने। सो वो सब लोग पहुंच जाते हैं, इनकी हेल्प करते हैं और भंवर कुटाई होती है किसकी, सुबुक्तगीन की। अब फिर भैया इधर इस बार क्या हुआ कि जब इनने आक्रमण किया तो पता चल नहीं पाया, वो तेजी से आया गया तो वो लोग पहुंच ही नहीं पाए संघ के। तो भैया आनंदपाल हार जाते हैं, तो वो अब सुसाइड कर लेते हैं, है ना, रावी नदी में कूद के ही मर जाते हैं। तो बोले हमारी भी बेइज्जती हो। आनंदपाल के बाद जयपाल बनेंगे, इनके बेटे शासक बनेंगे, फिर अटैक करेगा, देखेंगे अभी सारी चीजें होंगी। चलिए आगे बढ़े। तो 1001 में पेशावर में महमूद गजनबी ने हिंदू शासक जयपाल को हरा दिया, ठीक है। 1002 में पंजाब के राजा जयपाल ने आत्महत्या कर ली, सॉरी माफी चाहूंगा, वो आनंद नहीं, जयपाल पहले, फिर इनका बेटा आनंदपाल हो जाएगा, ठीक है। सो जयपाल को उन्होंने हरा दिया। अब जयपाल ने फिर आत्महत्या कर ली भैया। 1005 में महमूद गजनबी भटिंडा पर आक्रमण करा। 1006 में महमूद गजनी ने पंजाब के राजा आनंदपाल, अब ये फिर पंजाब के जयपाल के बाद आनंदपाल राजा बन जाएंगे, है ना। सो उनको भी पराजित कर दिया और आगे मुल्तान पर भी आक्रमण करा। 1008 में फिर आए भैया ये सुखपाल को पराजित कर दिया इनने, आनंदपाल के बाद सुखपाल आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा विक्रमादित्य जो है कल्याणी के शासक, यहाँ इनका राज्याभिषेक भी 1008 में होता है। 1009 में फिर आए भैया ये नारायणपुर पहुंच गए। नारायणपुर मतलब अलवर बोले तो राजस्थान की बात चल रही है, राजस्थान पर इन्होंने आक्रमण किया और फिर लूटा और निकल लिए। 1010 में परमार शासक भोज, ये आ गया नाम, भोज शासक जो है मालवा में इन्होंने शासन करा। और मालवा में एक बार ऐसा बताते हैं कि जब ये भैया 1025 वो मतलब 16वां आक्रमण सोमनाथ का था, तो परमार, नरेश, भोज सब पूरा संघ लेके पहुंच जाते हैं। तो गजनी भगाया भगता है, मतलब पता नहीं कहाँ से झील में से गंदगी में से निकल के भागने की कोशिश करता है। अगर पकड़ा जाता तो वहीं कुटता, और भंवर कुटने लायक तो बचता ही नहीं फिर। तो ऐसे भगे हैं कि जहां जैसे निकल पाए हैं निकले हैं, ये कुटा के बचा के निकले। इतनी भंवर धन संपदा लूट के ले गए थे कि आधी तो उन्हें वहीं खत्म करनी पड़ी। फिर भैया वो लूटने के लिए इनको और लोग आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो जाट लोग है ना, तो जाट लोग इनको लूट लेते हैं। किसको लूट लेते हैं? गजनी को। तो आधा माल तो वो लाखों की स्वर्ण मुद्राएं तो वो लूट लेते हैं। अब ये जैसे तैसे बच कुचा के, ये तो भगवान से ही प्रार्थना कर रहे थे कि या अल्लाह बचा लेना, आज तो बच गया ना तो फिर कभी कुछ नहीं करूंगा, पक्का आई चपाती। तो ये बच गए तो फिर भैया इनने फिर धर्म ध्यान चालू कर दिया। फिर नहीं लड़ाई करी, एक ही बस युद्ध करा, वो जाटों से पैसा लेना था क्योंकि हमने लूट के लाए थे और तुम मौज करो, ऐसा तो होता नहीं है। सो 1026 में 27 में बोलते हैं जनरली, तो जाटों पे फिर हमला किया कि भैया 2 पैसे दो हमारे, उनको हराया, उनसे जो बचा था रकम वो ले ली। बाद में फिर 1030 में मृत्यु हो जाती किसकी? गजनी की। तो ये पूरी कहानी रहती है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। मालवा का राज्याभिषेक हुआ। मालवा में किसका? राजा भोज का। परमार राजा थे। मुल्तान को महमूद गजनवी ने गजनी राज्य में मिलाया। गजनवी ने मुल्तान को मिला लिया भैया, सिंध के पास में पड़ता है। तंजौर के मंदिर राजराजेश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज, हमने कहा था ना कि भैया वो राजराज होंगे, राजराज है राजराज, तो वो राजराज प्रथम जो है उनने भैया राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया तंजौर के। बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है ये दक्षिण भारत में। अगर हम कभी पढ़ेंगे मंदिर मतलब मंदिर निर्माण की प्रक्रिया, तो अलग अलग शैली के जो मंदिर हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर का ये अनुपम उदाहरण है। राजराज चोल ने इसका निर्माण पूरा कराया और श्रीलंका पर विजय भी प्राप्त कर ली। किसने? राजराज है राजराज, राजराज प्रथम चोल साम्राज्य शासक। नेक्स्ट 1012 महमूद गजनी ने गर्सिस्तान पर विजय प्राप्त कर ली। फिर 1014 चोल शासक राजराज की मृत्यु हो गई भाई, और इनके बेटे राजेंद्र चोल का राज्य। ये भी एक
और महान शासक निकले, राजा। पापा को पछाड़ दिया भैया इनने अपनी शैली के रूप में, साहस, शैली, पराक्रम, हर प्रकार से न्याय वगैरह सब में भैया ये भी मशहूर है, हल्के पतले नहीं है। ठीक है, सो राजेंद्र चोल ने भी राज्याभिषेक करा लिया 1014 में। 15 में राज कल्याणी के चालुक्य राज जयसिंह द्वितीय का राज्याभिषेक हो गया। तो अभी यही लड़ेंगे, चोल कल्याणी मतलब चालुक्य। ठीक है, 1016 महमूद गजनी ने फिर कन्नौज पर आक्रमण करा और कन्नौज और मथुरा में खूब लूटपाट करी, बाबर मंदिर तोड़े भाई। ठीक है, 1017 महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर विजय प्राप्त कर ली। ख्वारिज्म मतलब ये बफर स्टेट है एक प्रकार से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास, ख्वारिज्म। ठीक है, 1018 में महमूद गजनी ने कन्नौज पर फिर से आक्रमण कर दिया और कन्नौज और मथुरा में फिर से लूटपाट करी। भाई एक बार पैसा मिल गया था, फिर देखा, अब इनने कहा कि और कहाँ जाए, तो 1020 में पहुंचे और इन्होंने गौर पे भी अधिकार कर लिया। गजनी से गौर, समझ लो, गजनी में अंदर छोटी सी गौर सल्तनत हुआ करती थी, उस पर भी कब्जा कर लिया। 1021 पंजाब के शासक त्रिलोचन पाल की मृत्यु हो गई और मृत्यु से शाहिया वंश का उस समय पतन हो गया। डन, कहा पंजाब में खत्म। अब 1022 में महमूद को ये पंजाब का थोड़ा सा माहौल मिल गया, सो फिर वही चंदेल शासक पर द्वितीय आक्रमण किया और उस समय पंजाब में राजा भीमपाल का राज्याभिषेक, क्योंकि वो भी एक्सपायर हो गए थे, तो उनको राजेंद्र प्रथम ने पूर्वी भारत पर विजय प्राप्त कर ली। पूर्वी भारत पर विजय प्राप्त कर ली राजेंद्र चोल साम्राज्य के समय। ठीक है, पंजाब में वंश खत्म हो गए, यहाँ राजा भीमपाल आ गए हैं। और अगर बात करें तो चंदेल शासक पर दूसरी बार अटैक किसने कर दिया है? महमूद गजनी। चंदेल शासक उस समय विद्याधर हुआ करते थे, याद रखना भैया। कौन? विद्याधर। विद्याधर मैं बता दूं चंदेल शासकों में सबसे पराक्रमी व्यक्ति रहे। इनने है 2 बार अटैक किया और एक बार तो युद्ध में ऐसा बोलते हैं कि निर्णय निकल नहीं पाया, संधि करके जाना पड़ा किसको? गजनी को। दूसरी बार में ऐसा था कि कुछ हार, अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई गजनी हार रहा था, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कौन हार रहा था? विद्याधर की हार हुई है, लेकिन अब ज़्यादा जानते नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 21 किले भेंट किए थे फिर गजनी ने किसको? विद्याधर को। तो अपने आप में पराक्रमी शासक विद्याधर चंदेल वंश के उस समय थे। ठीक है, चलिए 1026 में ये थोड़ा सा है, 25-26 अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। सोमनाथ के मंदिर पर किसने? गजनी ने आक्रमण करा और उसे भंवर लूटा और उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई है। ठीक है, बंगाल के पास ही राजा महिपाल प्रथम के सारनाथ के अभिलेख की तिथि इसमें मिल जाती है। ठीक है, चलो 1027 ईस्वी में महमूद गजनी का भारत पर 17वां और आखिरी आक्रमण सिंध के जाटों पर, क्योंकि पैसे छोड़ा लिए थे तो वापस लेने आए थे। ठीक है, 1028 में कश्मीर के लोहार वंशीय शासक अनंत राय का राज्याभिषेक हो गया। कश्मीर में अब चेंज हो गई ये सत्ता। ठीक है, 1030 तहकीक हिंद अलबरून लिखा है लेकिन अलबरूनी है भैया। ठीक है, अलबरूनी भारत आए और महमूद गजनवी की यहीं पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है भैया, यहीं पे नहीं मतलब गजनी में ही होती है, लेकिन उसी समय 1032 में आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया। भैया बब्बर मंदिर है जैन मंदिर। आबू राजस्थान में पड़ता है, माउंट आबू का नाम सुना होगा। सो आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण राजपूत सूबेदार बिमल शाह ने कराया। ये राजपूत थे लेकिन जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, सो उन्होंने जैन मंदिरों का विशाल निर्माण कराया, भव्य निर्माण किया है। अगर आप जाएं कभी मंदिर शैली देखनी है तो दिलवाड़ा मंदिर है। संगमरमरों से बिल्कुल पाटे हुए ये मंदिर जो लगते आया है, मजा आ जाता। चलिए, तो 1032 में ही इनका निर्माण हो रहा है। 1033 की बात करें तो राजेंद्र, जो राजराज प्रथम के बेटे हैं और चोल साम्राज्य में एक अच्छे शक्तिशाली शासक है, राजेंद्र प्रथम ने चीन के लिए अपना राजदूत भेज दिया भैया, है ना। निल्यानगीन पंजाब के तुर्की सूबेदार का भारत पर आक्रमण, तुर्की सूबेदार ने भारत पर आक्रमण कर लिया भैया पंजाब। फिर 1034 में कलचुरी शासक गंगेदेव, ये इंपॉर्टेंट है, गंगेदेव ने महिपाल और वाराणसी पर आक्रमण कर दिया, बनारस पे आक्रमण कर दिया, महिपाल पे। और 1036 में अंतिम प्रतिहार शासक, प्रतिहार वंश खत्म हो जाएगा 1036, यशपाल की मृत्यु होने वाली है। ठीक है, इसी के साथ ही कुछ समय पश्चात कलचुरी वंश के शासक गंगेदेव की भी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे इनकी मृत्यु हुई तो 1 साल बाद लक्ष्मीकरण का शासन कलचुरी पे हो जाता है और 1041 में श्रीलंका पर राजेंद्र अपने आक्रमण करते हैं। राजेंद्र चोल साम्राज्य वो जीतेंगे, अभी रुक जाओ, कुछ समय बाद श्रीलंका फिर विजय की जाएगी, है ना। 1044 में राजाधिराज चोल का राज्याभिषेक हो जाएगा, राजेंद्र के बाद राजाधिराज। और 1050 में
भक्ति आंदोलन प्रवर्तक रामानुज, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, है ना। रामानुज का तिरुपति में, तिरुपति तो नाम सुना ही होगा आपने, बताने की जरूरत ही नहीं, तो तिरुपति में जन्म हो गया। 1052 में राजेंद्र द्वितीय, ये अद्भुत शासक है, चोल वंश के राजेंद्र प्रथम अलग थे और राजेंद्र द्वितीय यहाँ पे शासन इनका चालू हो जाएगा, राज्याभिषेक हो जाएगा। दिल्ली के किले का निर्माण भी यहाँ पे पूरा हो जाएगा। कौन से दिल्ली के किले का? भैया दिल्ली बनेगा रंगपाल के द्वारा, दिल्ली में किला बनाया जाता है, सारी चीजें, ठीक है। तो दिल्ली के किले का निर्माण भी यहाँ पे पूरा हो जाएगा 1060 में। 1060 में चंदेल शासक कीर्ति वर्मा यहाँ शासक बनेंगे, विद्याधर चले गए, विद्याधर के बाद कीर्ति वर्मा आए और यहाँ पे 1064 में राजेंद्र चोल का राज्याभिषेक होता है, राजेंद्र चोल का, वीर राजेंद्र चोल। 1070 चोल शासक कुलोतुंग प्रथम का राज्याभिषेक, ये भी शक्तिशाली व्यक्ति है कुलोतुंग, ठीक है। 1077 चीन में 72 व्यापारियों का प्रतिनिधित्व मंडल इन्होंने भेजा, किसने? कुलोतुंग प्रथम जो चोल शासक थे। 1077 में 72 लोगों का एक इनने प्रतिनिधि मंडल चीन में भेज दिया था। 1079 में कर्नाटक वंशी शासक नान्य देव का मिथिला समझ रहे हैं, मिथिला में जन्म हुआ है सीता जी का, है ना। सो मिथिला नरेश, मिथिला में इनने राज्याभिषेक करवाया। 1079 से 1101 ईस्वी तक कश्मीर में श्री हर्ष का शासनकाल रहा। ये बहुत बड़े विद्वान शासक रहे हुए श्री हर्ष, ठीक है। 1094 में चालुक्य राजगढ़ तैलोक्य मल्ल की मृत्यु हो गई। चालुक्य चल रहे थे। 1095 में बंगाल में विजय सेन ने सेन वंश की स्थापना कर दी। भैया पाल वंश खत्म, सेन वंश चालू हो जाएगा, ठीक है। और एक के बाद 1100 में पहुंच गए हम, विज्ञानेश्वर आया है। विज्ञानेश्वर ये व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने अपनी बेटी मिताक्षरा पर एक बुक लिखी हुई है, मिताक्षरा, और बिल्हण की, बिल्हण ये कल्हण थे, एक बिल्हण है, उन्होंने विक्रमांक देव चरित ये बुक है और ये पूछी जाती थी, आज की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। पूरा शासन आपको यहाँ पे मिलेगा। विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा ये ज्योतिष से रिलेटेड है सारी चीजें, है ना। और बिल्हण की विक्रमांक देव चरित, ये चंदेल विक्रम देव जो थे उन पे ये आपकी क्या है, बेस्ड है बुक। 1102 से 1143 गुजरात में चालुक्य शासक कौन? जय सिंह सिद्धराज का शासनकाल चला है, जय सिंह सिद्धराज का। इसके बाद फिर से भीम द्वितीय आ जाएंगे और भीम द्वितीय के समय अब गौरी आएगा, और गौरी आएगा तो कुटाई होगी, इनकी मां करेंगी, है ना, जय सिंह सिद्धराज। 1103 यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों है भैया? क्योंकि राजा मदन पाल का यहाँ पे गहड़वाल वंश वही वंश है जो अभी जयचंद जहां होने वाला है, पृथ्वीराज से लड़ाई होने वाली, तो गहड़वाल वंश उस समय तक कन्नौज पे शासन कर चुका, ठीक है। सो गहड़वाल वंश के मदन पाल का यहाँ पे राज्याभिषेक हो जाता है। और 1110 ईस्वी में विष्णुवर्धन द्वारा द्वार समुद्र कहाँ है भाई, कहाँ है? होयसल वंश, मतलब कर्नाटक की बात चल रही है, होयसल राज्य की स्थापना की गई है। कब? 1110 में। 1114 से 1154 ईस्वी की अगर हम बात करें तो गहड़वाल शासक गोविंद चंद का शासनकाल ये रहा है। किसका? गोविंद चंद। अब गोविंद चंद के बाद कौन आएंगे? बताओ बढ़िया, अभी आएंगे चंद्र, ठीक है, चंद। 1120 ईस्वी में जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी, कौन? हेमचंद्र सूरी की न्यास द्वयाश्रय एवं त्रिषष्टि सलाका पुरुषचरित का अनुमादित रचनाकाल। इस समय में पूरे जैन आचार्य, हेमचंद्र सूरी बहुत इंपॉर्टेंट शासन मतलब जैन विद्वान रहे हैं, आचार्य रहे हैं। उन्होंने ये त्रिषष्टि सलाका पुरुषचरित, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जैन स्रोतों में। इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ है, इतिहास की भी जानकारी मिलती है, धर्म की तो मिलेगी ही साथ ही साथ। सो इन्होंने उस समय ये रचना करी हुई। 1128 में कश्मीर में अंतिम लोहार शासक जय सिंह का राज्याभिषेक हो जाता है। इसके बाद लोहार वंश खत्म हो जाएगा, ठीक है। 1133 ईस्वी में अजमेर में राजपूत शासक अर्णोराज का शासन हो जाएगा, अजमेर में 1133 में। और यहाँ पे 1135 में कुलोतुंग द्वितीय चोल साम्राज्य का जो है शासक बन जाता है, राज्याभिषेक हो जाता है। कुलोतुंग प्रथम अलग थे, अब ये द्वितीय आ गए, ठीक है। 1150 में लाहौर गजनबी शासक, गजनबी वही चल रहा था, तो लाहौर में खुसरो शाह का यहाँ पे वो स्वतंत्र शासक अपने आप को बना देता है, ठीक है। 1155 में कश्मीर में लोहार वंश खत्म हो जाता है,
ठीक है। अंतिम शासक कौन था कश्मीर का? 1128 में जय सिंह, और 1155 में लोहार वंश खत्म हो जाएगा। लाहौर से ये कश्मीर पहुंच जाएंगे, ये खुसरो शाह भी आगे पहुंचेंगे, देखना। ठीक है, चलो 1160 में लाहौर में गजनी शासक खुसरो मलिक का राज्याभिषेक हो जाएगा। अंतिम चंदेल शासक 1167 परमर्दी देव, भैया याद रखना इन्हीं के सेनापति थे आलाउदल, नाम सुना होगा, बहुत पराक्रमी व्यक्ति थे, हम कभी पूरी वीडियो भी बनाएंगे इन पे अलग से ही। और आलाउदल ये बहुत ज़्यादा आला कांड, आप जाओगे उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वहाँ आला कांड चलता है। ठीक है, सो आला कांड में पूरे आलाउदल की वीर गाथाओं को गाया जाता है। और उस समय के ये परमर्दी देव के शासन में दोनों के सोनों भाई भी बोलते हैं और इनके सेनापति थे, और अदम्य साहस का परिचय इन्होंने दिया था। मैहर एक जगह है, शारदा देवी जी का मंदिर है, तो ऐसा बोलते हैं कि आला जो है आज भी वहाँ पे पूजा करने आते हैं। तो ये ऐसी मान्यता है, हमेशा सुबह सुबह वहाँ पे पूरी पूजन के पुष्प वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, 1170 में कन्नौज में गहड़वाल शासक जयचंद्र, अब भैया जयचंद्र समझ रहे हो, वही पृथ्वीराज के अभी ये भाई हैं। 1167 70 में, अभी 1166 में तो अभी जन्म ही होगा पृथ्वीराज का, 4 साल के। ठीक है, चलो देखेंगे। 1171 में चालुक्य शासक कुमारपाल की भी मृत्यु हो जाएगी। 1173, अब ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति गौरी वाला माहौल आ रहा है। 1173 में गजनी में मोहम्मद गौरी शिहाबुद्दीन का राज्याभिषेक हो जाता है। किसका? मोहम्मद गौरी, गजनी में। ठीक है, होयसल सम्राट बीर बल्लाल का द्वार समुद्र में, बल्लाल देव का नाम सुना है ना, होयसल सम्राट, वही राज्याभिषेक हो जाता है कहाँ पे? द्वार समुद्र में, होयसल वंश। 1175 में मोहम्मद गौरी मुल्तान पर अधिकार कर लेता है, और 76 में उच्च के दुर्ग पर भी अधिकार कर लेता है। इसी के साथ 78 में पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक दिल्ली में हो जाता है, जो अभी पृथ्वीराज मूवी में आप सभी ने देखा होगा। तो भैया दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान राज्याभिषेक, और यहाँ से लड़ाई चालू किसकी? जयचंद और पृथ्वीराज की। क्यों? क्योंकि भाई भाई थे, और बड़ा भाई कौन था? जयचंद, उसको मिलना चाहिए था, लेकिन पृथ्वीराज को मिलता है। गुजरात में चालुक्य शासक भीम द्वितीय आ गए भैया। पहले भीम फर्स्ट के समय कौन आया था? गजनी आया था। भीम द्वितीय के समय कौन आएगा? गौरी आएगा। लेकिन गौरी कुटेगा, गजनी को कूट नहीं पाए थे, पूरी गुस्सा कसर किस पे निकाल देते? गौरी पे निकाल देते। चलो देखिए 1181 पृथ्वीराज चौहान की महोबा विजय। महोबा विजय याद रखिए भाई, ये वही है परमर्दी देव हमने जिसकी बात करी, चंदेल शासक, वहां महोबा में उनका शासन हुआ करता था। सो उन्होंने महोबा को जीत लिया था भैया। कल्याणी के अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ का राज्याभिषेक भी इसी समय हुआ है। 1182 मोहम्मद गौरी का देवल और सिंध पर अधिकार हो गया। देवल और सिंध पे पहुंच गया ये 82 में। ठीक है, 84 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का सियालकोट पर आक्रमण किया था। मैंने एक एक वीडियो बनाई है ये, बिल्कुल एक एक आक्रमण की, गौरी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कुट पिट के आया, जीता, आगे बढ़ा, और सारी चीजें देख लेना, इसमें डली होंगी। ठीक है, 1185 से 1205, 1185 1205 लक्ष्मण सेन का शासन। और इन्हीं के समय में याद रखना भैया, इन्हीं के समय में, लक्ष्मण सेन के समय में नालंदा और ये सारे जो विश्वविद्यालय हैं, उदंतगिरी विश्वविद्यालय है, वो सारे विश्वविद्यालय अभी इनके गौरी के ही वो आएंगे, गुलाम बख्तियार खिलजी जिसको कहा जाता है ना। सो बख्तियार खिलजी यहाँ पे आके पूरी लूटपाट करने वाले हैं और नालंदा जलाने वाले हैं। सारे विश्वविद्यालय, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ जो भी हैं या बौद्ध क्षेत्र जितने थे सबको जला डाला था, तो हमारे सारे ग्रंथ वगैरह खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लक्ष्मण सेन याद रखना है। 1186 मोहम्मद गौरी का लाहौर पर आक्रमण, मलिक खुसरो की पराजय कर दी। लाहौर में वही गौरी गजनी वाले व्यक्ति थे ना, उनको हटा के ये खुसरो को हरा दिया इनने, और गजनवी वंश का खत्मा कर दिया, बिल्कुल खत्म, महमूद गजनी वाला। पृथ्वीराज चौहान की गुजरात पे विजय भी हो जाती है भैया, गुजरात जीत जाते हैं, लोग और चटक जाते हैं इनसे कहीं ना कहीं। 1189 कल्याणी के चालुक्य वंश का अंत, मोहम्मद गौरी का भटिंडा पर प्रथम आक्रमण। ये अंत अलग है ना, इधर कॉमा होना चाहिए था, तो आप कहोगे भैया इन कहाँ कल्याणी मतलब साउथ की बात चल रही है ना, कल्याणी और कहाँ मोहम्मद गौरी। ठीक है, सो ये अलग अलग चीज है। 1190 यहाँ जटावर्मन कुलशिखर पांड्य वंश समझ रहे हो ना, केरल के आसपास, पांड्य का राज्याभिषेक हो जाता है। चलिए 1191 बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी सबको ही पता होगा। 1191 तराइन का पहला विश्व युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी को फोड़ दिया जाता है, छोड़ भी दिया जाता है। ठीक है, तो यही गलती हो जाती है और उसका परिणाम 1192 में भुगतना पड़ता है कि दोबारा तराइन का युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे हार जाता है। ठीक है, जगनिक
जगनिक, मैं बता रहा था आल्हा खंड, आला खंड में पूरे आला उदल का वर्णन है। तो जगनिक कवि हैं वो किसके, परमर्दी देव के दरबार में रहा करते थे। तो जगनिक ने आला खंड की रचना करी हुई है। और श्रीहर्ष जो उस समय के विद्वान शासक, विद्वान राजा थे जो कश्मीर में थे, उन्होंने नैषधीय चरितम की रचना की हुई है इसी समय। कब, 1192। चलिए 1193 में क्या होगा भैया, मोहम्मद गौरी दिल्ली पर अधिकार कर लेगा, पहुंचा देता है तुरंत में ही अपने सेवक को। और 95-96 में गौरी की बयाना के शासक कुमारपाल पर विजय हो जाती है। अब तो यही होना है भैया। 1196 त्रिपुरी के है वंश का खत्म हो गया। त्रिपुरी मतलब कौन सा त्रिपुरी, ये जबलपुर के आसपास वाला त्रिपुरी, वो त्रिपुरा वाला त्रिपुरी नहीं है ना। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में चलता था, जबलपुर के आसपास वाले क्षेत्र को त्रिपुरी बोलते हैं। तो है वंश चलता था वहाँ, उसका भी अंत हो गया 1196 में। 1197 से 1247 में यादव वंशीय शासक सिंघन का शासनकाल चलता है, यादव वंशीय शासन, ठीक है। 1201-1202 में चोल राज्य दुर्भिक्ष पड़ा, दुर्भिक्ष मतलब अकाल पड़ जाता, चोल साम्राज्य अब पतन की ओर है ना। ऐसे बिल्कुल खत्म नहीं है लेकिन पतन की ओर है। 1203 ईस्वी की अगर बात करें तो गौरी ने, गौर का शासन, इनके बड़े भैया एक्सपायर हो जाते हैं है ना। सो उनकी जगह मोइनुद्दीन नाम होता, उनकी जगह फिर ये गौरी शासक बन जाता है। अब इनके उत्तराधिकारी हैं नहीं तो इनके गुलाम बनेंगे। अभी ये एक्सपायर हो जाएंगे 1206 में, ठीक है। दिखवाते हैं अभी 1206 ईस्वी, धमियक मोहम्मद गौरी का निधन, खत्म, इनको मार देते हैं, खोखरो जनजाति पकड़ के खात्मा, खत्म। दिल्ली सल्तनत की स्थापना यहीं से होती है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ही यहाँ पे सुल्तान बन जाता है। दिल्ली सल्तनत तो गुलाम था तो गुलाम वंश कहलाता है। प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक होता है। बंगाल में अली मर्दान का राज्याभिषेक। अली मर्दान मतलब क्या था, बख्तियार खिलजी का सेनापति था, उसको मार देता है बख्तियार खिलजी को और खुद राजा बन जाता है अली मर्दान। कौन, बंगाल में, ठीक है। चलिए इसकी बारे में भी मैंने पूरा बताया है, गुलाम वंश पूरा, मतलब गुलाम वंश क्या पूरा हमने दिल्ली सल्तनत पे चर्चा कर चुकी है आपकी, तो देख लेना एक बार। 1208 ईस्वी की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक गजनी पर अधिकार कर लेता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली, लेकिन फिर छोड़ के आ जाता है वापस। ऑफिशियली के बाद उसको रास नहीं आता तो 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद छोड़ के आ जाता है कि नहीं यार हम तो यहीं ठीक है, दिल्ली में ठीक है। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती, घोड़े से गिर के मृत्यु हो जाती, बवर बेइज्जती वाला काम हो जाता है, लेकिन ठीक है अब क्या करें। 1211 में इल्तुतमिश का राज्य अभिषेक होता है क्योंकि जो कुतुबुद्दीन का बेटा था आराम शाह, वो बड़े आराम से काम करता था और काम का ही नहीं निकला तो उसको हटा दिया गया। लड़ाई हुई, इल्तुतमिश ने फोड़ दिया, मार दिया, राजा कौन बन गया, इल्तुतमिश बन गया। इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक भी है। 1212 बंगाल में अली मर्दान की हत्या कर दी जाती है, फिर उनके लोगों के द्वारा जो बख्तियार के मतलब सपोर्टिव लोग हुआ करते थे उनने। 1215 तराइन का फिर से तीसरा युद्ध हुआ। इल्तुतमिश ने यल्दोज कौन था, एक गुलामी था जो ऐबक, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, यल्दोज के अलावा ये एक प्रकार से क्या था, बेटी दामाद था किसका, ऐबक का। तो भाई दामाद था तो ये भी इल्तुतमिश भी दामाद ही था, आपस में लड़ाई। फिर 1217 में यल्दोज की मृत्यु हो जाएगी। 1221 में मंगोल आक्रमणकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चंगेज खां भारत में अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते, किसके कारण, यही इल्तुतमिश के कारण। उन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया तो वो रुक जाते, वो दिल्ली पे आक्रमण नहीं करते। 1226 में इल्तुतमिश की रणथंबोर मतलब राजस्थान की बात चल रही है, वहां पर ये विजय प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। 1232 इल्तुतमिश कुतुब मीनार का जो निर्माण अधूरा छोड़ दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसको पूरा करा दिया। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु 1235 में हो जाएगी। इसी के बाद 1235 से 85 तक चिश्ती संप्रदाय में कुतुबुद्दीन काकी का कालक्रम चलता है, कुतुबुद्दीन काकी का। अब बात करें 1236 में, तो रजिया सुल्तान दिल्ली की राज सिंहासन पर बैठ जाती है, बहुत बढ़िया। 1241 में मंगोलों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। भैया बहुत आक्रमण हो रहे थे मंगोलों के, और एक एक चीज़ पे हमने चर्चा करी हुई है, एक एक वीडियो आप चाहें तो देख लीजिए, मिल जाएंगे आपको सारी। बहराम शाह की हत्या करवा दी जाती है। पहले बहराम शाह की रजिया की हत्या करवाते हैं, फिर बहराम शाह की खुद हत्या हो जाती है। मसूद शाह बैठते हैं, ठीक है। गुजरात में विशाल देव का राज्याभिषेक, विशल देव होना था लेकिन ठीक है विशाल देव भी चलेगा। 1245 बलवन दिल्ली का अमीरे हाजिब बना दिया जाता है। कौन, बलवन वैसे तो कहा जाए तो 1232 में ही गुलाम के रूप में आया था, किसके, इल्तुतमिश के, और धीरे धीरे अभी 45 तक तो अमीरे हाजिब बना दिया जाता है उसको। ये ऐसी पोस्ट थी, तीसरे चौथे नंबर की पोस्ट थी सबसे ऊपर से, मेरे ख्याल से वजीर, और वजीर के ऊपर एक और
हाजे अमीर मालिकन बोलते थे उसको वो, और उसके बाद ये हाजिब का पद होता था। तो तीसरे नंबर का व्यक्ति बन गया। चलो 1246 में तो फिर वो वजीर ही बन जाएगा। 1250 में मराठी भाषा के संत ज्ञानेश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संत ज्ञानेश्वर का नाम हमेशा आता है। ज्ञानेश्वरी की रचना की गई, संत ज्ञानेश्वर, ठीक है, कब? 1250 में। 1251 से 54 तक चीनी यात्री चाओ जू कुआं, क्या चाओ जू कुआं, ये भारत घूमने आया और घूम के गया। 1253 पटियाली, पटियाली उत्तर प्रदेश में उर्दू फारसी विद्वान अमीर खुसरो का जन्म हुआ। भैया ये वो व्यक्ति है जिसने 8 राजाओं का शासनकाल देखा है, 8 राजाओं का शासनकाल, मतलब हल्का पतला व्यक्ति नहीं था, और बहुत सारी रचनाएं भी करी और इसकी पर्टिकुलर एक अलग वीडियो मैं बना के रखा हूं, चेक कर लीजिए बिल्कुल, अमीर खुसरो के नाम से आपको ये वीडियो मिल जाएगी। 1285 में सुंदर पांडे द्वारा अंतिम चोल शासक राजेंद्र तृतीय को पराजित कर दिया गया, और यहाँ पे 1258 में ही चोल साम्राज्य धूल में मिल जाएगा, ठीक है, मिल गया। 1265 की बात करें, दिल्ली में बलवन, अब यहाँ पे राज्याभिषेक तो नहीं होता है, मैं आपको सच बता दूं तो, लेकिन एक प्रकार से ये कह सकते हो कि 66 में पूर्णतः राज्याभिषेक हो जाता है उसका। 65-66 क्लासेस हैं यहाँ पे, कोशिश करी जाती है, लेकिन ठीक है 65 में ही मान लो तो इनका राज्याभिषेक हो जाएगा। 89 में ये खत्म हो जाएंगे, है ना, 89 में एक्सपायर हो जाएंगे, तो 89 क्या 87 में हो जाते हैं। तो 87 में इनके एक्सपायर होने के बाद कैकुबाद जो इनका पोता होता है वो राजा बनता है। फिर कैकुबाद के बाद कैखुसरो, ये भी पोता ही होता है, वो राजा बनेगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी और मंगोलों का आक्रमण भी इसी समय होगा। कैकुबाद और कैखुसरो के बाद क्यूमर्स की भी हत्या कर दी जाती है 1290 में, और इसी के साथ गुलाम वंश समाप्त हो जाएगा। दास वंशी सत्ता का पतन हो गया, खिलजी वंश की इधर स्थापना हो जाएगी। गयासुद्दीन कौन? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पे बना दिए जाएंगे दिल्ली के शासक। और खिलजी वंश में क्या था, कौन थे खिलजी, ये भी वीडियो डली हुई है, तो देख लेना भैया जल्दी चैनल पे जाके सारी की सारी वीडियो। 1292 में होयसल शासक बीर बल्लाल तृतीय का राज्याभिषेक होगा। मार्को पोलो, बहुत इटली ना, तो मार्को पोलो भारत में आ जाते हैं, आ नहीं जाते चले जाते। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का शासन संभाल लिया, अपने ही चाचा को गोप दिया छुरा और बन गए राजा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है भाई, ये भी डली हुई है, पूरी वीडियो देख लेना। अलाउद्दीन खिलजी मुल्तान पर आक्रमण कर लेते हैं 97 में, रणथंबोर पर भी ये विजय प्राप्त कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, अभी विजय नहीं मिलती, आगे मिलेगी। 1310 में पांड्य शासक कुलशेखर की हत्या कर दी जाती है। 1312 देवगिरी में सिंघन देव का राज्याभिषेक हो जाता है। देवगिरी मतलब क्या? दौलताबाद, दौलताबाद मतलब यहाँ पे औरंगाबाद का नाम सुना होगा, उसके आसपास वाली जगह, तो वहां पे सिंघन देव आ जाएंगे। 1314 हरपाल देव देवगिरी के शासक बन जाएंगे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी क्या करेंगे? मृत्यु 1316 मलिक काफूर ही मार देते हैं। किसको? अलाउद्दीन खिलजी। इनका गुलाम था मलिक काफूर, लेकिन आगे जाके मंत्री वजीर सब यही था, और सारे इसके ही चलने लग गए थे तौर तरीके सब कुछ। तो बाद में अलाउद्दीन खिलजी मार दिया जाता है, और ये इनके एक बेटे, अल्पवयस्क बेटे को, सियाबुद्दीन उमर को शासक बना देता है। लेकिन फिर मलिक काफूर को भी मार दिया जाता है महमूद के द्वारा, ठीक है, और महमूद शासक बनेगा, लेकिन खिलजी वंश 4 सालों बाद खत्म हो जाएगा वो भी सारा 1320 में। चलो देख लेंगे, आगे लिखा ही होगा। हाँ, 1320 मुबारक शाह की हत्या कर दी जाती है, मुबारक खिलजी बोलते हैं इनको, ठीक है, और खिलजी वंश का खत्मा हो जाता है। तुगलक वंश में गाजी मलिक क्या है? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली वंश पे शासन करेंगे, दिल्ली में तुगलक वंश का शासन हो जाएगा। ये भी बन चुकी है आखिर तुगलक डायनेस्टी में कैसे क्या सारी चीजें, तो देख लीजिएगा। 1321 जूना खां, जूना खां मतलब इनका लड़का ही है ये गाजी मलिक का, ठीक है, जूना खां, और जूना खां विद्रोह कर देता है, फिर भैया वो मरवा भी देता है पिताजी को। 1325 बंगाल राज्य का विभाजन हुआ। कन्नड़ भारत के लेखक एवं महाकवि व्यास का जन्म हो जाएगा भैया, कुमार व्यास का। मोहम्मद तुगलक के नाम से जूना खां ने दिल्ली का शासन संभाला, पिताजी को फोड़ दिया था भैया, पूरा का पूरा किला गिर गया था इनके ऊपर, किले में दब के मृत्यु हो गई पिताजी की। किला बनवाया किसने? लड़के ने, तो लोग तो यही कहते हैं कि लड़के ने मार दिया। अब बाकी देख लेना, ये वीडियो भी बनी रखी है पूरी, है ना। सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था मोहम्मद तुगलक, लेकिन फिर भी उसको पागल, सनकी, रक्त पिपासु ये कहा जाता है। छोड़ो, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, इनकी भी मृत्यु 1325 में ही होगी। ऐसा बोलते हैं कि औलिया साहब में निजामुद्दीन औलिया और ये इनके पिताजी जो थे गयासुद्दीन तुगलक, इनमें बहुत क्लैशेस थे, और उनने तो बोल दिया था औलिया साहब ने कि गयासुद्दीन तुगलक से कि दिल्ली अभी दूर है भैया, और वे दिल्ली पहुंच नहीं पाए थे, मृत्यु हो गई थी।
तो पता नहीं क्या था, लेकिन इनकी भी मृत्यु बाद में हो जाती। करबला सो हो बरा और करबुरा सो हो बोला, अब पता नहीं क्या था बेटा। चलो 1327 ईस्वी दिल्ली से राजधानी दौलताबाद बना दी गई भैया 1327 में। किसने बनाई थी? वही मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, फिर वापस से दिल्ली आ जाएगी, डोंट वरी। 1329 मोहम्मद तुगलक द्वारा तांबे की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चूंकि चांदी की बहुत कमी पड़ रही थी इसलिए। उड़िया के महान लोक कवि सरल दास का जन्म भी यही होता है 1329 में। 1333 बहुत इब्ने बतूता, बगल में जूता, ये नाम सुना होगा आपने? नहीं, नाम नहीं है, गाना है, नाम तो इब्ने बतूता है। और इब्ने बतूता मोरक्को के यात्री थे भैया, और मोरक्को से आए, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में रहे, चीन के राजदूत भी बनाएगा, और सारी इन्होंने भारत में अपने पूरे के पूरे विवरण दिए, अपनी सेवाएं भी दी, सब कुछ दिया, और रहला नामक पुस्तक में पूरा वर्णन भी किया हुआ है। 1336 इसी समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर नामक साम्राज्य की स्थापना हुई। दक्षिण भारत में अंतिम हिंदू साम्राज्य बचा है ये, जो होगा, जिसका बाबर अपने तुजो के बाबरी में क्या करता है, वर्णन करता है। हरिहर और बुक्का ये लोग थे जिनने ये एस्टैब्लिशमेंट करा था। 1337 सुनारगांव में मुबारक शाह ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और यहीं से अभी लड़ाई होगी, रुक जाओ, टेंशन ना लो। ठीक है, 1339 में शमसुद्दीन शाह मिर्जा ने कश्मीर में मुस्लिम शासन की स्थापना कर दी। 1342 में इब्ने बतूता का भारत से प्रस्थान हो जाता है, निकल लेते हैं, और द्वार समुद्र के होसल सम्राट वीर बल्लाल द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। अभी बल्लाल देव की हमने चर्चा करी थी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। 1344 में खलीफा द्वारा मोहम्मद तुगलक को प्रथम नियुक्ति पद प्रदान किया जाता। पहला ऐसा शासक है, खलीफा ने खुद दे दिया नियुक्ति पद के, ठीक है भैया तुम अच्छे हो, तुम कर लो शासन। ठीक है, चलो 1347 दक्कन में अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी गई थी। इसके बाद 1349 इमामी ये लेखक है ना, सो इमामी ने फुतुह सलातीन की रचना की हुई है। 1350 फारसी इतिहासकार शम्से सिराज अफीक इनका नाम है, इनका जन्म होता है। मोहम्मद तुगलक की मृत्यु 1351 में ठट्टा में हो जाती है, सिंध के पास। ठीक है, और इसके बाद फिरोज तुगलक को राज्याभिषेक कर दिया जाता है। दूसरा ऐसा शासक है जिसने सबसे ज्यादा शासन किया दिल्ली सल्तनत पे 37 सालों तक। और इसके बाद फारसी विद्वान और इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, तारीख फिरोज शाही भी इसी समय लिखी गई उनके द्वारा। 1364 में मेवाड़ के हम्मीर देव की मृत्यु हो जाती है। साथ ही साथ 1364 से 1382 मेवाड़ में राणा क्षेत्र सिंह का शासन। इसके बाद अभी राणा सांगा आने वाले हैं, डोंट वरी, राणा सांगा के पहले राणा कुंभा आएंगे। ठीक है, चलिए 1368 में अदीना मस्जिद का सिकंदर शाह ने निर्माण करवाया। किसने? सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। 1369 समरकंद में तैमूर का राज्याभिषेक हो जाएगा। भैया यही तैमूर है जिनके वंशज बाबर आएंगे भारत में, है ना, और बाबर की वीडियो भी मैं सारी बना चुका हूँ, देख लेना। इब्ने बतूता की मोरक्को में मृत्यु हो जाएगी 1377 में, जो भारत से अभी गए थे कुछ समय पहले। ठीक है, 1377 से 1404 विजयनगर में हरिहर द्वितीय का शासनकाल रहा, ये भी बहुत अच्छे शासक रहे। ठीक है, 1380 से 1479 ये भैया मैथिली कवि हैं विद्यापति, इनका कार्यक्रम रहा है ये उस समय, मैथिली के प्रमुख कवि है, मैथिली भाषा के। 1389 में गयासुद्दीन तुगलक को हटा दिया गया और अबू बकर ने यहाँ पे शासन अपने हाथों में ले लिया। फिर इससे शहजादा मोहम्मद समाना में राज्याभिषेक करवाता है, अबू बकर को भी मार देता है। अभी ये शहजादा मोहम्मद शाह जो हैं ये रहेंगे कुछ समय तक, और उसके बाद 1394 में मलिक सरवर द्वारा सरकी वंश की स्थापना कर दी जाती। यहीं से फिर अब जौनपुर भी डीजे बनेगा। मारवाड़ राज्य की चुंद ने स्थापना कर दी भाई मारवाड़ की 1394 में। अब भाई 1395 में दिल्ली में महमूद तुगलक का राज्याभिषेक करा गया, और अभी 1398 में चंगेज का आएगा, है ना, तैमूर आएगा भारत में। चलो, मुजफ्फर शाह ने गुजरात की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। किसने? 1396 में। अब 1397 से 1422 फिरोज शाह बहमनी का शासनकाल रहा, बहमनी किंगडम में, और यहाँ दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण हुआ है, तो बहुत 15 दिन तक दिल्ली में तो मारकाट ही मची रही। शम्से सिराज अफीक द्वारा तारीख फिरोज शाही की रचना भी इसी समय करी गई। 1399 में जौनपुर के सम्राट मलिक सरवर की मृत्यु हो जाती है, ये पहले सेनापति थे फिर आगे। ठीक है, खिज्र खां तैमूर का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लेता, प्रतिनिधि बन जाता, और यही आके अभी आगे क्या करेगा, ये सैयद वंश की नींव डालेगा। 1399 में जौनपुर में मुबारक शाह का शासनकाल चलता है, और उसके बाद 1302 से 1336 जौनपुर में सरकी शासक इब्राहिम शाह का शासनकाल चलता है।
अब 1404 में गुजरात के शासक मोहम्मद शाह की हत्या कर दी जाती है और गुजरात में जफर खां फिर से शासक बन जाते हैं। भाई ये 1404 के बाद यहाँ पे 1405 में बंगाल के सम्राट गयासुद्दीन आजम का पहला दूतमंडल चीन के मिंग शासक भैया मिंग डायनेस्टी चलती थी चाइना में, उनके दरबार में पहुंचे। कहां से? बंगाल से। जो सम्राट थे गयासुद्दीन आजम, उनका दूत पहुंचा था। 1406 में विजयनगर में गृह युद्ध छिड़ गया और देवराय प्रथम का राज्याभिषेक किया गया। देवराय प्रथम अभी बने कृष्ण देव राय। मालवा में होशंग शाह द्वारा, ये होशंग शाह भैया बहुत नाम आपने सुना होगा, मांडू होशंग शाह ने बसाया था। होशंग शाह ने बसाया, तो स्वतंत्र राज्य ने स्थापित कर दिया मालवा में। 1408 ईस्वी में जौनपुर इब्राहिम शाह के द्वारा अतशाह मस्जिद का निर्माण किया गया और 1411 में गुजरात में अहमद शाह का क्या हुआ? राज्याभिषेक होगा। और क्या होगा? गुजरात के शासक जफर खां की मृत्यु हो गई थी। 1413 में महमूद तुगलक की मृत्यु हुई और इसी के साथ तुगलक वंश का खत्म हो जाएगा, खिज्र खां आ जाएगा भाई। 1414 दिल्ली में खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना करी। एकमात्र शिया वंश रहा है ये, है ना, दिल्ली सल्तनत का। चलिए बहुत बढ़िया। 1415 ईस्वी में बंगाल में राजा गणेश ने हिंदू शासन की स्थापना करी और गुजरात के शासक अहमद शाह ने अहमदाबाद नगर की नींव रखी, इसीलिए अहमदाबाद नाम है। कब? 1415 में। 1420 की बात करें तो इटालियन शासक निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पे आया भैया और 1420 से 1470 कश्मीर में जैनुलाब्दीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है क्योंकि इसके समय में बहुत अच्छा था कश्मीर का शासन। ठीक है, सो इनने शासनकाल करा वो 50 साल तक। 1421 में दिल्ली में मुबारक शाह का राज्याभिषेक हुआ। खिज्र का मर गया, उसका लड़का मुबारक शाह, ये भी ठीक शासक था, अच्छा शासक था। खिज्र मतलब सैयद वंश का ये प्रतापी शासक ही हुआ है, सबसे ज्यादा शासन यही करेगा, 13 साल होगा। चलो 1422 से 1446 विजयनगर में शक्तिशाली शासक देवराय द्वितीय का शासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगर के देवराय द्वितीय। ठीक है, चलिए 1430 से 1469 मेवाड़ में राणा कुंभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने विजय स्तंभ की निर्माण करवाया और बहुत अच्छी इमारत है, वो आज भी देखने को मिल जाती। ठीक है, क्यों? मालवा के शासक को भगा के मारा था। ठीक है, चलो 1434 में सैयद वंशीय शासक मुबारक शाह की हत्या कर दी गई, मोहम्मद शाह का राज्याभिषेक हुआ। फिर वही सैयद मुबारक शाह की हत्या करी, इनका बेटा मोहम्मद शाह को बनाएगा शासक। फिर वो अभी क्या करवाएगा, जिनने इनके पिताजी को मारा उसको खत्म करवाएगा, फिर थोड़ा बहुत ठीक चलेगा वहां। ये सारी वीडियोस में बना चुका हूं, देख लेना भैया। ठीक है, 1436 में मालवा में महमूद शाह ने खिलजी वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना कर दी। जौनपुर में महमूद शाह सरकी का राज्याभिषेक हुआ 1440 में। 1440 से 1519 की अगर बात करें तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख कबीर दास का नाम सुना होगा, संत कबीर के दो है, तो ये भैया बहुत प्रमुख व्यक्ति विशेष है जिनका जीवन काल 1440 से 1519 तक का है। मतलब अगर बात करी जाए तो 60 और 70 और 79 79 ईयर्स तक का इनका जीवन रहा है। 1442 से 1450 में गुजरात में मोहम्मद शाह का शासनकाल रहा है। 1443 में अब्दुल रज्जाक ये फारसी शासक हैं, कई जगहों पे यात्री भी बोल जाते हैं। तो अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा करी और पूरा वर्णन किया हुआ विजयनगर के बारे में। ठीक है, 1445 में सैयद सम्राट अलाउद्दीन आलम शाह ये शासक बन तो जाएगा, लेकिन ये चला जाएगा कहाँ? बदायूं शिफ्ट हो जाएगा। तो बदायूं शिफ्ट होने के कारण थोड़े से क्लैशेज आ जाएंगे और यहाँ पे मौके पे चौका कौन मारेगा? लोधी में बहलोल लोधी, और वो क्या करेगा आगे चल के 1451 में लोधी वंश की स्थापना कर देगा। संत रामानंद की मृत्यु हो जाती है 1456 ईस्वी। 1458 में जौनपुर में हुसैन शाह का राज्याभिषेक। इसके अलावा 1459 से 1511 गुजरात में महमूद बेगड़ा अब अच्छा और बुरा दोनों प्रकार से अलग अलग शासन काल इसको बोला जाता है, तो महमूद बेगड़ा का शासनकाल रहा। 1464 में बीकानेर राज्य की स्थापना करी। बीकानेर राजस्थान। ठीक है, सो भैया 1459 में सिख संप्रदाय के गुरु संत जो है हमारे गुरु नानक देव जी, भैया उनका ननकाना साहब में जन्म हुआ। ननकाना साहब कहाँ है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, 1469 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, सिख धर्म के संस्थापक और सभी को पता ही है। 1472 ईस्वी में शेर शाह सूरी का जन्म हुआ। भैया ये व्यक्ति मानेगा नहीं और यही तो अभी तूफानी करेगा। 1472 से 1545 में इनकी मृत्यु बम इनके साथ खेल लेता है।
उड़ा देता है। ठीक है, चलेंगे, हम पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी पे भी चर्चा की है, देख लेना वीडियोस, आपको मिल जाएगी यहाँ पे। 1474 में बनारस के निकट वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। वल्लभाचार्य भी ये जाने माने विद्वान है। ठीक है, 1483 में मुगल वंश की स्थापना करने वाले बाबर का जन्म हो जाता है। सूरदास का जन्म भी 1483 में ही होता है। बाबर का जन्म तो मैंने बताया भी था 14 फरवरी के दिन हुआ था, तो जैसे जन्म है वही वैसे कर्म थे इनके। ठीक है, 1484 ईस्वी में बरार में स्वतंत्र इमाद शाही वंश की स्थापना हो जाती है। बरार वही महाराष्ट्र में, ठीक है, विदर्भ बरार वाला। 1485 वैष्णव संत चैतन्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैतन्य महागुरु है ना, सो इनका जन्म 1485 में हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1486 विजयनगर में संगम वंश का अंत। विजयनगर में संगम वंश का अंत हो गया और नरसिंह सालुब ने सालुब वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तुलुब सालुब ये वंश चल रहे थे। ठीक है, सो संगम वंश के बाद सालुब, फिर तुलुब वंश आएगा। 1489 सिकंदर लोदी ने दिल्ली में क्या कराया, राज्याभिषेक कराया, क्योंकि पिताजी की लू लगने से मृत्यु हो गई थी। बहलोल लोदी ने सबसे ज्यादा शासन किया है, बावजूद इसके ग्वालियर पहुंचे और भाई दोपहरिया में, गर्मी में, भारी जून में, और लड़ने पहुंच गए तो लग गई लू, और लू लगी तो टैम बोल गए भैया ये। उसके बाद सिकंदर लोदी यहाँ पे शासन संभालेंगे। 1494 में बाबर का 11 वर्ष की उम्र में फरगना में शासक बन जाते, पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं इनके। ठीक है, सिकंदर लोदी ने जौनपुर में सरकी वंश का भी खात्मा कर दिया। इसके अलावा 1503 में कोचिन में पुर्तगालियों ने पहले किले का निर्माण भी कराया। 1458 में वास्को डी गामा आ चुके हैं भारत। ठीक है, 1505 में पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने भारत में अपना पहला गवर्नर जनरल के रूप में पद संभाला पुर्तगाली, और इनने काम चालू करा। विजयनगर में वीर नरसिंह ने स्थापित किया क्या, तुलुब वंश। कन्नूर में पुर्तगालियों ने दूसरे किले का निर्माण भी किया, और 1508 में काबुल में हुमायूं का जन्म भी हो गया। तो अभी हुमायूं की वीडियो भी देख ली होगी आपने। हुमायूं 15 मार्च की बात चल रही है। ठीक है, 15 मार्च 1508 में हुमायूं लड़खड़ाता हुआ अलविदा कह गया भैया। चलो, 1509 में अगर हम बात करें तो विजयनगर में कृष्णदेव राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं कृष्णदेव राय, पूछ लेना किसी से भी। मेवाड़ में राणा सांगा 1509 से 1527 इनका शासनकाल रहा है। 1509 से 1515 यहाँ पे अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ये ऐसा व्यक्ति है भैया जिसने गोवा को राजधानी बनाया, गोवा जीता भी था। ठीक है, चलो 1510 से 1531 मालवा में महमूद द्वितीय का शासन रहा है। 1517 इब्राहिम लोदी दिल्ली में राज्याभिषेक इनका होगा, क्योंकि पिताजी सिकंदर लोदी की मृत्यु ऐसी हो जाती है कि इनके गले के कोई बीमारी हो जाती है, तो बोल नहीं पाते हैं और खत्म हो जाते हैं। ठीक है, 1518 में पुर्तगाली यात्री बारवेशा की विजयनगर, पुर्तगाली यात्री बारबोसा का नाम सुना ही होगा आपने, विजयनगर की इन्होंने यात्रा करी। खतौली में युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को भंवर भगा के मारा, लेकिन उनका एक हाथ चला गया था। ठीक है, चलो 1519 ईस्वी में बाबर का भारत पर पहला आक्रमण भीरा और बाजौरा पर हुआ, और यहीं पे पहली बार बारूद का इस्तेमाल भी किया गया, यह याद रखना। चलो 1523 बाबर की पुत्री गुलवदन बेगम का जन्म यहाँ 1529 में हो रहा है भैया। 1529 में लाहौर एवं सरहिंद पर बाबर ने आक्रमण कर दिया। पानीपत का पहला युद्ध, पूरी वीडियो पड़ी हुई है, देख लेना। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली पर अधिकार किया। 27 बहमनी साम्राज्य का यहाँ समाप्त खात्मा हो गया। खानवा का युद्ध हुआ, राणा सांगा की यहाँ पे हार हो जाती है, उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो जाएगी इनके ही क्या सेनापतियों के द्वारा। बीदर में अमीर अली वरीद ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी कर दी, क्योंकि बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया था, बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, और बताओ मुझे कमेंट करके 5वां क्या था। ठीक है, 1528 राणा सांगा की मृत्यु हो जाएगी जनवरी में। चित्तौड़ में राणा सांगा के पुत्र राणा रतन सिंह अब शासक बन जाएंगे। ठीक है, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें भी बाबर ने अफगानों से लड़ाई करी और जीत गए। ये सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, एक एक वीडियो चैनल पे जाके चेक कर लेना भाई। 1530 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई, और यहीं से तो माहौल खत्म हो गया विजयनगर का। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी गोवा बन गया। 1530 में हुमायूं का राज्याभिषेक भी हुआ, क्योंकि बाबर की मृत्यु भी हो गई 1530 में। और इसी के अलावा 1532 से 1587 संत तुलसीदास ने भैया रामचरितमानस लिखी हुई, ये याद रखना। सो इसी समय में इनका 1532 से 87 तक इनका कार्यकाल है। 1533 में बहादुर शाह का रणथंभौर और अजमेर पर अधिकार हो गया। इसके बाद 1534 देखो यार, ये वही बहादुर शाह है जिसके लिए हम बात करेंगे अभी, कि
हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं ने ठुकरा दिया था वो ऑफर। मंदरल के युद्ध में मुगल सेना ने तातार खां को पराजित कर दिया और हुमायूं ने मालवा में प्रवेश कर लिया था। ठीक है, 1538 में गुरु नानक देव की मृत्यु हुई है। महमूद शाह को पराजित कर शेर शाह सूरी गौड़ पर अधिकार कर लेता, गौड़, और इसके साथ ही हुमायूं का गौड़ पर अधिकार, हुसैनी राजवंश का पतन भी इसी समय होता है। 1540, 39, 40, चौसा और कन्नौज का 1540 हिंदुस्तान के सम्राट के रूप में शेर शाह ने आगरा में अपना राज्याभिषेक करा लिया, क्योंकि इन्हें हरा दिया था बिलग्राम में। किसको? हुमायूं को। हुमायूं भारत छोड़ के ही भाग गया था भैया, फिर रहना ही नहीं है अब तो इस दुनिया में। ठीक है, चलो 1542 ईस्वी वर्तमान पटना नगर जो है शेर शाह ने स्थापना करी उसकी, वर्तमान पटना की। वैसे तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने करी थी, बिल्कुल प्राचीन काल। अमरकोट में अकबर का जन्म हो जाता है 1542, 15 अक्टूबर के दिन। ठीक है, इसके बाद ही 1545 में कलिंजर अभियान के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती। बम से खेलने का इन्हें शौक था, एक दिन बम ने इनसे खेल लिया तो ये निपट गए। ठीक है, चलो 1546 में महाराणा प्रताप का जन्म हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, क्योंकि अभी हम इनसे हल्दी घाटी का युद्ध भी करवाएंगे। ठीक है, संत कवित्री मीराबाई का निधन भी इसी समय 1546 में होता है। 1553 की बात करें तो आदिल शाह का राज्याभिषेक यहाँ पे हो जाता है और फरह का युद्ध में सिकंदर शाह ने इब्राहिम शाह को पराजित कर दिया था। अब भैया फाइनली 1554 में मोहम्मद खां सूर ने बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी, सूर साम्राज्य की। यही तो ये अभी बट जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 1555 हुमायूं ने लाहौर पर अधिकार किया और सरहिंद का युद्ध करके हुमायूं ने वापस अफगानों को क्या कर दिया? परास्त कर दिया और दिल्ली पर अभी कब्जा करेगा और इसी के साथ फिर से मुगल सल्तनत चालू हो जाएगी। 1556 हुमायूं पढ़ते पढ़ते पुस्तकालय की छत से गिर गए और गिर गए तो मृत्यु हो गई। भाई क्या कर सकते हैं। कालानूर में अकबर को राज्याभिषेक कराया गया और पानीपत का दूसरा युद्ध यहाँ होता है हेमू और किसके बीच में? बैरम खां के बीच में। अकबर का तो बड़ी दूर से उनको रखा गया था, बस कि देखते रहना, देखोगे तो। ठीक है, बाद में फिर बैरम खां ने जीत लिया। 1557 में भारत में पहली मुद्रित पुस्तक का प्रकाशन गोवा में पुर्तगालियों ने किया। भैया पहली बार मुद्रित पुस्तक, पहले तो थी नहीं। 1558 ईस्वी में इब्राहिम खां सूर की मृत्यु के साथ ही सूर्यवंश का खात्मा हो गया। भाई खत्म हो गया सूर्यवंश। ठीक है, चलिए 1564 ईस्वी अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। बड़े हो गए थे भैया, और बड़े होने के बाद इनने देखा 22 साल की उम्र में जजिया खत्म करेंगे, अभी जकात खत्म करेंगे, सारी चीजें खत्म करेंगे, अभी देखना है। ठीक है, धर्म युद्ध के अलावा बाकी भी बहुत सारी चीजें, गुलाम प्रथा जो थी, दास प्रथा, वो भी खत्म कर दी। विजयनगर में तिरुमल ने अराविदु वंश की, अरविदु अराविदु बोलते हैं दोनों, तो उसकी स्थापना कर दी। किसने? तिरुमल ने। 1569 ईस्वी मरियम उजमानी। मरियम उजमानी कौन है भैया? अरे मरियम उजमानी जोधाबाई का नाम था। ठीक है, कोख से सलीम का जन्म हो गया भैया, और सलीम का जैसे ही जन्म हुआ तो बस यही व्यक्ति तो है आगे जाके जहांगीर बनने वाला है ना। चलो 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना कराई, लेकिन कुछ समय के बाद वो फेल हो गई। 1575 फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कराया। कुछ समय तक वो इनिशियली केवल इस्लाम के लिए खुला था, फिर सारे धर्मों को खोल दिया, फिर लड़ाई झगड़ा होने लगा तो इनने पूरा इबादत खाना ही बंद करवा दिया। बहुत सारी चीजें हुई, हम पढ़ेंगे सारी। मनसबदारी प्रथा का संगठन भी यही करवाया। 1580 में 81 में यहाँ पे सिख गुरु रामदास की मृत्यु हो जाती है काबुल में, और उनके बाद मुगल साम्राज्य में विलय हुआ। किसका? काबुल का। ठीक है यार, ये जो रामदास जी थे, ये मुगल सिख गुरु, इसके बाद जो है हरगोबिंद सिंह भी आएंगे, और फिर जब अकबर के बाद जहांगीर का काल आएगा तब वो 5वें गुरु अर्जन देव आएंगे। तो वो बहुत सारे क्लासेस हैं, हम ये भी देखेंगे क्या क्लासेस हुए, कहाँ से ये बीजारोपण हुआ क्लासेस का। 1584 अकबर द्वारा इलाही संपत की स्थापना कर दी गई, जो बिल्कुल नहीं चला, भवर, बिल्कुल बेकार। 1585 कश्मीर में मुगल साम्राज्य मिला लिया, मुगल साम्राज्य में कश्मीर को। 1592 में लाहौर में भी शाहजहां का जन्म हो जाता है, और शाहजहां का जन्म हुआ तो बस यहीं से तो फिर 1595 से 1600 बीजापुर में चांद बीबी का शासन। भैया चांद बीबी से तो लड़ाई करी दी थी, मुगलों की आखिरी लड़ाई, बात करेंगे अभी। ठीक है, जीता था अकबर ने ये युद्ध। 1597 में महाराणा प्रताप का युद्ध होता है, और 1600 में भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, और यहीं से तो फिर अब भारत में आधुनिक भारत चालू हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अभी अपन को 2-3 और सम्राट हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए 1605 में
अकबर की मृत्यु और जहांगीर का राज्याभिषेक। 1606 रहा जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया और इसी के कारण पांचवें गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने क्या कर दिया, प्राणदंड दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया। और इसी से तो अब माहौल खराब होने वाला है बिल्कुल, सिखों और मुस्लिम शासकों मुगल शासकों में भवन लड़ाइयां होने वाली। 1608 में सूरत में अंग्रेजों ने पहली कोठी स्टैब्लिश कर ली, है ना, इसी समय तो कैप्टन हॉकिंस आए थे ना। चलो 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने कारखाना स्थापित किया। जहांगीर का नूरजहां से विवाह हो गया भैया 1611 में, ठीक है, अली कुली बेग को मरवा दिया था। चलो 1612 में शाहजहां का मुमताज महल से विवाह हो गया भैया। सोचो अभी पिताजी ने अब भी शादी करी है 1611 में, एक बेटे ने 1 साल बाद शादी कर ली, कितनी तेजी चल रहा है। चलो ठीक है, शाहजहां ने मुमताज महल से शादी करेंगे, इनसे ही तो ताजमहल बनवाया जाएगा। बंगाल की राजधानी राजमहल से ढाका स्थानांतरित कर दी गई 1618 में। औरंगजेब इनने दोहद में जन्म लिया। भैया देख लो कितनी तेजी में जन्म हो रहा है। शाहजहां ने 12 में शादी करी थी, 18 में इनका, ये चौथे नंबर के बच्चे थे, ठीक है। चलो देखते 1627 सिवनेर में शिवाजी का जन्म हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजूरी के पास जहांगीर की मृत्यु हो गई 1627 में, तब तक 1 साल अभी नूरजहां करेंगी शासन। 1628 में शाहजहां का राज्याभिषेक होगा। गुरु गोविंद सिंह ने मुगल सेना को हराया। यहां से क्लासेस तो चालू हो ही गए थे। 1630 से 34 इटली के यात्री पीटर मंडी द्वारा मुगल साम्राज्य की यात्रा करी गई। मुमताज महल की भैया मृत्यु हो जाएगी 1631 में, और सिकंदरा में अकबर का मकबरा भी पूर्ण हो जाएगा बनके, और इनका मकबरा शुरुआत हो जाएगी। अब सिकंदरा मतलब आगरा के पास ही है, ठीक है। सो इनकी मकबरे की स्टैब्लिशमेंट ताजमहल की स्टार्ट हो जाएगी। निजाम शाही सल्तनत का पतन, अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय हो गया 1633 में। बालासोर उड़ीसा में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना हो जाएगी। इसी के साथ 1636 में आगे बढ़ेंगे। शाहजहां ने गोलकुंडा व बीजापुर में क्या कर लिया, संधि करी, और औरंगजेब दक्कन का वायसराय बना दिया गया। और यहीं से अब औरंगजेब का शासन के साथ साथ महत्वाकांक्षाएं भी चालू हो जाएंगी। 1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का दुर्ग जीत लिया। किसने? डचों ने पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों ने बहुत पैसा कमा भी चुका था, सब कुछ था, इनकी व्यवस्था छीण होती चली जा रही थी। डच भी जल्दी हार जाएंगे अभी। 1642 फ्रेंच जौहरी जो थे, फ्रेंच जौहरी ट्रेवेर्नियर, इन्होंने भारत की पहली यात्रा करी। मालवा में गोंडवाल के भील विद्रोह का मुगलों ने दमन भी करा, ठीक है। मालवा एवं गोंडवाल, गोंड जगह का, ठीक है। 1651 हुगली में अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित कर ली। यहाँ से अब थोड़ा सा इनका प्रभुत्व बढ़ना चालू हो जाएगा अंग्रेजों का, और लड़ाई झगड़े भी चालू हो जाएंगे। 1656 से 1687 इटालियन विदेशी यात्री मनुई का भारत में यात्रा इन्होंने करी। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने बंबई क्या है दहेज में दिया था। एक टापू था, पुर्तगालियों ने क्या करा था, दहेज में दे दिया था इंग्लैंड के सम्राट को, जो फिर अंग्रेजों ने क्या करा, उसको दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को खर्चे पे। और फिर आज तो देखो भैया बंबई की क्या हाल है। 1665 पुरंदर की संधि हुई शिवाजी और मुगल सेनापति जयसिंह के मध्य। पुरंदर की संधि में हम पढ़ेंगे, अभी शिवाजी की तो पूरी चर्चा हमें करनी है, अलग से पूरी वीडियो ये बनेगी तो आपको मैं बता दूंगा। 1666 ईस्वी लंबी बीमारी के बाद शाहजहां की आगरा में हो गई मृत्यु। 1666 बीमारी क्या भैया, अब ख्याल ही नहीं रखा था औरंगजेब ने, क्या बताएं, बेटी ख्याल रखती थी इनका। 1667 ईस्वी में औरंगजेब ने मराठों से संधि कर ली। शिवाजी को धोखे से इन्होंने क्या करा, पकड़ लिया था तब तो, फिर बाद में फिर शिवाजी से लड़ाई तो इन्हें राजा भी घोषित कर दिया। 1669 ईस्वी औरंगजेब ने काशी के विश्वनाथ मंदिर को तोड़वा दिया भैया, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया, तो और केवल काशी विश्वनाथ नहीं, बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, ठीक है। 1674 ईस्वी में फ्रेंकोई मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना करी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पांडिचेरी जगह का नाम है, ये फ्रेंच सोसाइटी थी, है ना, फ्रेंच कॉलोनीज यहाँ बच रही थी। आज भी पांडिचेरी जो हम पुडुचेरी कहते हैं, यूटी है हमारी, तो फ्रेंकोई मार्टिन ने इसकी स्थापना करी। कब? 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक भी 1674 में किया गया। 1675 से 1708 में 10वें गुरु सिख गुरु गोविंद सिंह का कालक्रम रहा है। 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब मार दिए जाते हैं धोखे से। 1678 में शिवाजी का बीजापुर से संधि हो जाती है। 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया भैया, बंद था अभी तक, अब औरंगजेब ने कहा कि भैया
जजिया कर लगा दिया जाए। इसी समय तुलादान भी इनने बंद करवा दी थी, बहुत सारी चीजें बंद है। 1680 शिवाजी की यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी और एक महान शासक यहाँ पे हम खो देंगे। मेवाड़ के राजा जय सिंह राज सिंह का मुगलों से संघर्ष चालू हो जाएगा। औरंगजेब की गोलकुंडा में विजय हो जाएगी 87 में। 1690 में चंद्रनगर में फ्रांसीसी कारखाना खुलेगा। चंद्रनगर भैया बहुत अच्छे से स्टैब्लिश करा था फ्रांसीसियों ने, जो अभी लड़ाई झगड़ा अभी होगा थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर में मतलब आगे चल के आधुनिक भारत में, तो उसमें क्या होता है कि जब 7 ईयर वॉर चलता है उसमें हार जाते हैं कौन? फ्रांसीसी लोग। तो इनसे ये भारत में तो जीतते हैं लेकिन यूनिवर्सली वहां पे हार जाते हैं। तो उसके कारण चंद्रनगर की पूरी बस्ती छुड़ा ली जाती है अंग्रेजों द्वारा। किसकी? फ्रांसीसियों की। तब से फिर फ्रांस भी अब कहते हैं छोड़ा यार, अब तब बचा ही नहीं कुछ ढंग का, क्योंकि बहुत अच्छे से इनने स्टैब्लिश करी थी। सूतानाती में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना हुई और यहीं अब 1700 में क्या हो जाएगा? कलकत्ता शहर भी बसाया जाएगा। अभी तक कलकत्ता था ही नहीं। 1700 में जॉन चारनाक द्वारा, जॉब चौरनाक लिखा है, जॉन चौरनाक है, चारनाक, इन्होंने क्या करा? कलकत्ता की स्थापना करी। सूतानाती में अंग्रेजों के पोर्ट विलियम किले का निर्माण भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। फोर्ट विलियम ये किला था, ठीक है। चलिए 1701 मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। आनंदपुर छोड़ने के बाद वो कहां पहुंच गए? गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर पर पुनः अधिकार किया। मराठों ने बरार पर आक्रमण किया 1703 में। 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी और इनकी मृत्यु के साथ ही आपको मैं बता दूं मध्यकालीन भारत समाप्त होता है। 2-3 चीजें और बची हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। शाह आलम ने, जो इनके बेटे थे, बहादुर शाह के नाम से सम्राट घोषित कर दिया खुद को। नांदे जगह का नाम है जो महाराष्ट्र में पड़ती है। महाराष्ट्र में नांदे में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। 10वें गुरु थे, इसके बाद कोई गुरु नहीं बना सिख धर्म में। गुरु ग्रंथ साहिब को ही सर्वे सर्वा मान लिया गया है अभी, ठीक है। 1712 में मुगल शासक बहादुर शाह की भी मृत्यु हो जाएगी और जहांदार शाह का राज्याभिषेक किया जाएगा। जहांदार शाह कोई बहुत अच्छा शासक था नहीं, तो मोहम्मद शाह मुगल सम्राट बन जाएगा 1719 में। 1720 से 1740 में यहाँ पे पेशवा बाजीराव प्रथम, बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, ये वही बाजीराव है 1720 से 40 वाले। इन्होंने बहुत पराक्रम का साहस दिखाया है, ठीक है। और 1724 में अवध में शहादत खां द्वारा स्वतंत्र सत्ता की घोषणा की गई। सूकरखेड़ा का युद्ध हुआ है, निजाम ने मुगलों को हराया है। ये अब मुगलों की ताकत तो खत्म ही हो गई है। 1729 मराठों ने उज्जैन पर अधिकार कर लिया। मराठों की ताकत बढ़ेगी और मुगल सेनापति जय सिंह मालवा का सूबेदार बन जाता है। 1739 अफगान शासक नादिर शाह का आक्रमण होता है दिल्ली पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो अब कोहिनूर हीरा लेके चला जाएगा कहां पे? अफगानिस्तान में। चलिए भैया, इसके बाद फिर 1740 अलीवर्दी खां बहुत अच्छे शासक रहे नवाब के तौर पर बंगाल के। इसके बाद अलीवर्दी खां के बाद कौन आएगा भाई? सिराजुद्दौला आएगा और सिराजुद्दौला के साथ 1557 में प्लासी का युद्ध होगा और यहीं से अंग्रेजों की स्थापना सत्ता की हो जाएगी। 1748 में हैदराबाद के जो निजाम थे हैदराबाद के, उनकी मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद शाह की भी यहीं पे 1748 में मृत्यु हो जाती है। 1748 से 1754 में मुगल सम्राट अहमद शाह का शासनकाल रहता है। इसके बाद फाइनली हम बात करेंगे, आखिरी स्लाइड ही होनी चाहिए मुझे लगता है, 1749 में मद्रास पर अंग्रेजों ने फिर से अधिकार कर लिया और छत्रपति साहू जी की मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद तो फिर कुछ बचा ही नहीं। पेशवा शासनकाल और अब धीरे धीरे वो भी खत्म होगा मराठों में, क्योंकि अभी 1550 से 54 की बात करें, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। अलीवर्दी खां की 1756 में मृत्यु होती है, सिराजुद्दौला ही शासक बनता है और कालकोठरी की यहाँ पर घटना होती है। इसी के साथ अलीनगर की संधि नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हो जाती है और 57 में क्या होगा? प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध की रूपरेखा मैं बताऊंगा आगे जब हम आधुनिक भारत की बात करेंगे। तो इसी के साथ ही आधुनिक भारत शुरुआत हो जाती है यहाँ पे। और मुगल काल के साथ, मुगल काल में भी प्रारंभिक मुगल काल जो पूर्ववर्ती मुगल काल है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपका मध्यकालीन भारत जनरली हम खत्म मान लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी हमने 750 से स्टार्टिंग से पूरे मध्यकाल की एंडिंग तक की पूरी चर्चा यहाँ इन स्लाइड्स के माध्यम से कर ली है। अगर कुछ चीज आपको नहीं समझ आई हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।